तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। इस वीक की लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इस हफ्ते की ये वाली लास्ट एपिसोड होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड जब नया चैप्टर रिलीज होगा तो उसके बाद ही अपलोड होगी। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था वुल्फ किंग अपने एक साथी से कहता है जिसका नाम लूसेन होता है। वो लूसेन से कहता है जाओ जाकर उस लड़के का सर काट कर मेरे लिए लेकर आओ। लूसेन जल्दी से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है और वो अपने सर को भेड़िए के सर में चेंज कर लेता है, जबकि बाकी की उसकी बॉडी ह्यूमन बॉडी में ही रहती है। वो आगे बढ़कर लिनफेंग से कहता है मैं तुम्हें बड़े ही धीरे धीरे से मारने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें इसमें बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। मैं अपने फैंग्स को तुम्हारी गर्दन में गड़ाऊंगा और तुम्हारा ब्लड पीऊंगा और उसके बाद तुम्हारी गर्दन काटूंगा और अपने वुल्फ किंग को जाकर दे दूंगा। इस बात को याद रखना कि मेरा नाम लूसेन है, जो कि वुल्फ की गैंग का एक लीडर है। जबकि मैं लिनफेंग उसे कहता है तुम्हारा मुंह तो कुछ ज्यादा ही चलता है। तो वो लूसेन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने बड़े बड़े पंजू के साथ हमारे लिनफेंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा लिनफेंग उसके पंजू के अटैक्स को अवॉइड कर लेता है। फिर साथ ही वो कहता है हमारी स्पीड तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन मेरी स्पीड से ज्यादा अच्छी नहीं है। लगता है कि अब मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लिनफेंग वहीं पर उठकर खड़ा होता है, अपने हाथ में अपनी प्योर की से बनी हुई तलवार बना लेता है और वहीं से वो बड़ी स्पीड से गायब होकर वहां पर उन सभी के सेंटर में जाकर खड़ा हो जाता है। लिनफेंग नीचे ग्राउंड के ऊपर जब उतर आता है तो वो सभी लोग भेड़िया बन जाते हैं और वो भेड़िया बनने के बाद लिनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए चारों तरफ से आगे बढ़ते हैं। वुल्फ किंग और वुल्फ किंग के साथ उसके जो स्पेशल साथी होते हैं वो सभी लोग भी वहाँ पर अपने आप को भेड़िए में चेंज करते हैं। लिनफेंग उन सभी की तरफ देखता और कहता है इन सभी की तरफ जरा देखो तो सही, इन सभी के गेज से ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कि ये इंसान तो है, लेकिन ये इंसान बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। तो ये बीस्ट है ना ये इंसान है, तो भी आखिर ये है क्या चीज। वुल्फ किंग कहता है अपने सभी लोगों से इस लड़की के पास काफी सारी कल्टीवेशन है, तो अकेले अकेले तुम सभी लोग इसको नहीं मार पाओगे। चलो हम सभी लोग मिलकर इसे मारते हैं। अपन मिलकर मारने का मतलब ये था कि वुल्फ किंग उन सभी की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब करेगा और अपनी बॉडी को साइज में बड़ा करेगा और साथ ही पावरफुल हो जाएगा। तो वो सभी भेड़िए वुल्फ किंग की बात सुनने के बाद भागते हुए आगे बढ़ते हैं हमारे लिनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो हमारे लिनफेंग के करीब पहुंचते हैं उसी वक्त वो फ्लेम्स में चेंज होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो एनर्जी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं और वो सारी की सारी एनर्जी वुल्फ किंग की बॉडी में एब्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। जबकि वुल्फ किंग वहाँ पर अपना मुंह खोल के सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब कर रहा होता है। लिनफेंग ये सब कुछ देखने के बाद और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है यहाँ पर चल क्या रहा है। वुल्फ किंग ने इन सभी के सभी वुल्फ की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब कर लिया है, तो दिखने में बहुत ज्यादा बुरा और क्रूल दिखाई दे रहा है। लेकिन वुल्फ किंग का साइज और उसके शेप और उसकी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तुम्हारा लिनफेंग वुल्फ किंग से कहता है तुम क्या हो, क्या तुम एक इंसान हो या फिर एक डीमन मॉन्स्टर हो। वुल्फ किंग उसे कहता है मैं कुछ ऐसा हूँ जैसा तुमने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। जबकि हमारा लिनफेंग भी उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है तो वुल्फ किंग जिसके बारे में सभी लोग कहते थे अब वो एक जानवर बन चुका है, वो एक डीमन बीस्ट बन चुका है। तुम्हारे जैसे डीमन बीस्ट को तो मेरे हाथों से ही मरना है। तो लिनफेंग अपनी तलवार में अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वुल्फ किंग उसे कहता है मैंने काफी अर्से से किसी इंसान का ब्लड नहीं पिया, तो मैं तुम्हारे खून का प्यासा हो चुका हूँ, अब तो तुम्हारा खून पी कर रहूंगा। वो जल्दी से ऊपर हवा में जंप कर जाता है। लिनफेंग कहता है पता नहीं अब ये यहाँ पर क्या करने वाला है। लिनफेंग कहता है चाहे जो भी गा लो मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। हमारा वुल्फ किंग ऊपर जंप करने के बाद बड़ी स्पीड से नीचे की तरफ आगे बढ़ता है हमारे लिनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए। वो लिनफेंग के ऊपर पंजा मारता है। लिनफेंग अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करता है, वो दोनों ही जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाते हैं। फिर लिनफेंग अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है, जबकि वुल्फ किंग अपनी स्पीड को यूज करते हुए लिनफेंग की स्लैश को वहां पर बड़ी आसानी के साथ अवॉइड कर लेता है। लिनफेंग बड़ी स्पीड से फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इस बार हमारा लिनफेंग उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है, जबकि वुल्फ किंग अपने बाजू को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेता है। इसी के साथ ही लिनफेंग उसके चेहरे पर एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे वो वुल्फ किंग को पीछे की तरफ गिरा देता है। वुल्फ किंग काफी दूर तक लुढ़कता हुआ जाता है। लिनफेंग सोच रहा होता है मुझे तो लगा था कि आसपास के जितने भी वुल्फ थे उन सभी की एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के बाद इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी, लेकिन इसकी एनर्जी तो इतनी भी नहीं बढ़ी, यानी कि ये अभी भी वनरेबल है और मैं इसके ऊपर आसानी से अटैक कर पा रहा हूँ। उसके पीछे गिरने के बाद लिनफेंग उसी की तरफ देख रहा होता है कि वो फिर से वहां पर एनर्जी को एब्सॉर्ब करना स्टार्ट करता है। लिनफेंग कहता है ये तो अभी भी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है। तो वुल्फ किंग वहां पर एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के बाद इस बार दोबारा से अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करता है। वुल्फ किंग इस बार एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के बाद अपनी बॉडी को नॉर्मल वुल्फ में चेंज करता है। पहले वो ह्यूमनॉइड फॉर्म में था। बाकी के सभी देखने वाले भी हैरान होते हैं और कहते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, वुल्फ मॉन्स्टर तो फिर से अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। लिनफेंग खुद भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। लिनफेंग कहता है लिनफेंग सोच रहा होता है आज ये अपनी बॉडी को दूसरी बार ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकता है। डीमन मॉन्स्टर जो कि स्काई परफॉर्म राम में हो सिर्फ वही अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये वाला मॉन्स्टर तो स्काई परफॉर्म राम में नहीं है, तो फिर इसने अपनी बॉडी को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कैसे किया। उस मॉन्स्टर अपने आप को एक एनिमल वुल्फ बनाने के बाद लिनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इस बार उसकी स्पीड पहले से ज्यादा हो चुकी है क्योंकि वो एक परफेक्ट वुल्फ फॉर्म में है। लिनफेंग जल्दी से जंप करते हुए ऊपर हवा में चला जाता है ताकि उसके अटैक को अवॉइड कर सके। लिनफेंग कहता है इसकी स्पीड और इसकी पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इतनी बार ये जहाँ पर एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है उतनी बार इसकी स्पीड और इसकी पावर बढ़ती जाती है। लिनफेंग जंप करके हवा में चला जाता है, जबकि
वुल्फ मॉन्स्टर वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर जब अटैक करता है तो नीचे का ग्राउंड टूट जाता है और ग्राउंड के टूटने के बाद वहाँ पर दिखाते हैं कि वुल्फ मॉन्स्टर अपने आप को फ्लेम मॉन्स्टर में चेंज कर लेता है। तो वहाँ पर उन सभी लोगों के सामने एक फ्लेम वुल्फ अपीयर होता है जिसकी 4 पूंछें होती है, यानी 4 टेल्स होती है। अभी देखने वाले कहते हैं ये तो 4 टेल वुल्फ है, लेकिन ये तो फ्लेम का बना हुआ है। लिन फेंग भी ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है। लिन फेंग कहता है अब इसने फिर से अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, ये तो 4 टेल वाला वुल्फ बन गया। कि नूना दूर से देखकर उसे जबरदस्त चीख मारती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो वही है। फेंग भी इसकी तरफ देखता है कि अब इसको क्या हो गया। नूना कहती है ये तो फ्लेम वुल्फ डीमन है। मैंकिंग उसे कहती है अब क्या हुआ, फ्लेम वुल्फ डीमन इसका क्या मतलब है, क्या ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। ना उनसे कहती है हमारे डेजर्ट में एक बहुत ही पुरानी कहानी है, उन कहानियों के मुताबिक कहा जाता है कि हर 100 साल बाद हमारे डेजर्ट में तरह के फ्लेम वुल्फ अपीयर होते हैं। हकीकत सभी गाँव वाले भी जब यहाँ पर नूना की बात सुनते हैं कि ये फ्लेम डीमन मॉन्स्टर है तो वो सभी लोग उसी वक्त चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ हमने कहानियों में सुना है, क्या ये वाकई में सच है, क्या वो कहानियां सच हैं। तो नूना यहाँ पर हमें ये वाली कहानी सुनाती है कि ये कहानी है क्या। पुराने एंशिएंट टाइम से यहाँ पर एक लेजेंडरी कहानी जो है वो रोम करती आ रही है। हमारे इस डेजर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि टियानहाई हेज एक पूरे का पूरा डेजर्ट हुआ करता था। तारू लाखों साल तक हमारा ये पूरे का पूरा एरिया सिर्फ और सिर्फ एक डेजर्ट हुआ करता था, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी इस डेजर्ट के ऊपर पड़ती रहती थी और सूरज क्योंकि बहुत ज्यादा हॉट था, इसी वजह से डेजर्ट ने सूरज की रोशनी को इतना ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया कि इस डेजर्ट के नीचे एक बिट लावा बना जहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लेम्स थी, वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। सूरज की रोशनी से बनने वाली वो फ्लेम्स इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उन्होंने वहां पर फायर को क्रिएट किया। तो सारी फ्लेम्स के अंदर से एक फ्लेम एसेंस बाहर निकला और उस फ्लेम एसेंस ने अपनी कॉन्शियसनेस को क्रिएट कर लिया। लाखों साल सूरज की रोशनी के वहां पर जलते रहने के बाद वहां पर उसने अपने आप को अलहदा किया तो उसकी अपनी कॉन्शियसनेस डेवलप हुई और वहां से पहले फ्लेम डीमन मॉन्स्टर का जन्म हुआ। फ्लेम डीमन वुल्फ जो कि उस फायर के साथ बना था, उसने डेजर्ट के ऊपर आने का फैसला किया। वो डेजर्ट के ऊपर अपीयर हुआ और उसके बाद ऊपर आने के बाद उसके सामने जो भी आया उसने उसको मार दिया। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ वहाँ पर सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे फ्लेम डीमन मॉन्स्टर्स बनना स्टार्ट हुए क्योंकि ग्राउंड के नीचे बहुत सारी फ्लेम है। इन सारे फ्लेम डीमन मॉन्स्टर्स के पास स्पेशल एबिलिटी ये है कि ये इंसान का रूप ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर क्यों ना हो, ये इंसान का रूप लेकर इस डेजर्ट के ऊपर रह सकते हैं। हालांकि ये सभी लोग स्काई पर फाउंड राम के मॉन्स्टर्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपनी बॉडी शेप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और ह्यूमन फॉर्म में रहकर इंसानों के बीच रह सकते हैं। कोई भी इनको देखकर पहचान नहीं सकता कि ये इंसान है या फिर डीमन फ्लेम मॉन्स्टर्स हैं। जब इन डीमन मॉन्स्टर्स ने इंसानों को खाना शुरू किया तो उसके बाद इंसानों और डीमन फ्लेम मॉन्स्टर्स के दरमियान में फाइट होना स्टार्ट हुई। तो इंसानों ने इस फाइट को जीत लिया, लेकिन बहुत बड़ा सैक्रिफाइस देकर। हालांकि उस वक्त इंसानों ने इस बैटल को जीत लिया और सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स को या तो मार दिया या उन्हें वापस ग्राउंड के अंदर भेज दिया। लेकिन हर 200-300 साल के बाद ये वुल्फ डीमन मॉन्स्टर्स ग्राउंड के अंदर से दोबारा अपीयर होते हैं, पूरी अपनी एक आर्मी के साथ। डेजर्ट के ऊपर जो कुछ भी है उसको तबाह कर देते हैं, पूरे डेजर्ट के अंदर हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अपनी डीमन मॉन्स्टर से बचने के लिए हमारे लोगों ने यहाँ पर टियाना हेज के सिटी को बनाया है। ये सिटी डेजर्ट के बीचों बीच है, इन सारे वुल्फ मॉन्स्टर से अपने आप को बचाया जा सके। लेकिन इस टियाना हेज सिटी के बाहर जितना भी इलाका है वो सारे का सारा डेजर्ट का है, इसी वजह से लैंड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। क्योंकि अगर आप लोग बाहर जाएंगे और आपका सामना किसी डीमन फ्लेम मॉन्स्टर के साथ होता है तो वो आपको मार डालेगा। वो सभी लोग उसी 4 टेल वाले डीमन वुल्फ की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं इस डीमन वुल्फ की 4 टेल्स हैं, इसका मतलब यह है कि ये जान राम के 4th लेवल पर है। ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इस बार फ्लेम मॉन्स्टर्स तो काफी पावरफुल हो सकते हैं। वो सभी लोग इतने ज्यादा घबराए हुए होते हैं कि उन्हें पता होता है कि अगर ये 4 टेल वाला वुल्फ यहाँ पर अपीयर हुआ है तो इसका मतलब बाकी के सारे वुल्फ वेव भी यहाँ पर आने वाली होगी। वो सभी लोग कहते हैं अब एक वुल्फ यहाँ पर अपीयर हुआ है तो बाकी के सारे वुल्फ भी बहुत ही जल्दी ग्राउंड के अंदर से निकल आएंगे। हमें जल्दी से जल्दी टियाना हेड सिटी की तरफ जाना होगा। अगर हम लोग वहाँ पर पहुंच गए तो हम लोग सेफ है, वरना हम सभी लोग यहीं पर मारे जाएंगे। तो वुल्फ किंग हमारे लिन फेंग से कहता है पहले तो मैं यहाँ पर इंतजार करने की सोच रहा था कि मैं यहाँ पर इंतजार करता हूँ जब तक मेरे ब्रदरन्स अपने आप को कम्प्लीटली हील न कर ले और दोबारा ग्राउंड के ऊपर आकर इंसानों को मारने के लिए तैयार ना हो जाए। ना मुझे लगता है कि अब मुझे और ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, तुम सभी लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। डीमन वुल्फ मॉन्स्टर ग्राउंड के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से ग्राउंड के अंदर से काफी सारी फायर निकलती है। कि हमारा लिन फेंग कहता है लगता है कि हमें भागना होगा और लिन फेंग पीछे की तरफ भागना स्टार्ट करता है। अगर नूना चिल्लाकर उसे कहती है लिन फेंग हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी से वापस आ जाओ, हम सभी लोग टियाना सिटी की तरफ जा रहे हैं। बाहर हम लोग सिटी में पहुंच गए तो हम लोग बच जाएंगे। बाकी के सभी लोग भी भागना शुरू करते हैं। वो सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं कि हमारी जान बचाओ। ग्राउंड के अंदर से वुल्फ्स निकलना स्टार्ट होते हैं। नूना लिन फेंग से कहती है हमें जल्दी से जल्दी निकलना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। वो मैंकिंग का हाथ पकड़ती है और कहती है चलो यहाँ से चलते हैं, हमारे बचने का सिर्फ एक ही चांस है। अगर हम लोग सिटी में पहुंच गए तो हम लोग सेफ है, वरना हम सभी लोग यहाँ पर नहीं बच पाएंगे। लिन फेंग दूर से चिल्लाकर मैंकिंग से कहता है मैंकिंग नूना आपको अपने साथ लो और जल्दी से निकलो, मैं भी आ रहा हूँ। मैंकिंग उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, और मैंकिंग नूना का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ लेकर ऊपर उड़ना स्टार्ट करती है। क्योंकि नूना अभी भी परेशान होती है कि लिन फेंग हमारे साथ आ रहा है या नहीं। उसी वक्त लिन फेंग भी उसके पास आ
आ जाता है और उसका दूसरा हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी यहीं पर हूँ, हम सभी लोग इकट्ठे निकलेंगे। जबकि नूना उन दोनों की तरफ देखकर सोच रही होती है लिनफेंग और इसकी वाइफ ये दोनों तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब हमारा लिनफेंग इन सारे डीमन वुल्फ मॉन्स्टर से बचने के लिए नए हेज सिटी की तरफ निकल पड़ा है। नीचे दिखाते हैं कि सारे के सारा ग्राउंड टूट जाता है। ग्राउंड के टूटने के बाद नीचे से काफी सारी फ्लेम निकल रही होती है और वो सारी फ्लेम निकलने के बाद फ्लेम डीमन मॉन्स्टर्स बनना स्टार्ट हो जाती है। नूना कहती है मेरे फादर मार चुके हैं, मेरा सारा का सारा क्लैन डिस्ट्रॉय हो चुका है, पर सिर्फ डीमन फ्लेम वुल्फ जो है वो निकल रहे हैं और पूरे के पूरे ट्राइब को तबाह कर देंगे और आसपास के जितने भी ट्राइब्स हैं उन सभी को बर्बाद कर देंगे। हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा, हमें सिटी की तरफ जाना होगा। नूना से कहता है नूना आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। नीचे का सारा ग्राउंड टूटा और उसके अंदर से काफी सारी फ्लेम्स निकल रही हैं। नूना यहाँ पर लिनफेंग को फिर से वही बात बताती है। वो उसे कहती है हर 100 साल के बाद या फिर 200 साल के बाद यहाँ पर डीमन मॉन्स्टर्स अपीयर होते हैं। ये सारे के सारे फ्लेम से बने हुए फ्लेम डीमन मॉन्स्टर्स हैं। डेजर्ट के नीचे अर्थ के सेंटर में बहुत ही पावरफुल फायर है जो कि सूरज की वजह से इकट्ठी हुई है। सूरज की किरणें वहाँ पर इकट्ठी होने के बाद फ्लेम बनाई और उस फ्लेम के अंदर कॉन्शियसनेस आ गई जिसके अंदर से ये फ्लेम मॉन्स्टर्स बनते हैं। सारे के सारे फ्लेम मॉन्स्टर्स उसी फ्लेम से बनते हैं। के बाद ये ह्यूमन फॉर्म लेने के बाद ऊपर आकर इंसानों में भी रह सकते हैं। सभी डीमन वुल्फ मॉन्स्टर्स का डेजर्ट में अपीयर होने का मतलब यह है कि डेजर्ट में जितने भी ट्राइब्स हैं, जितने कबीले हैं और जितने इंसान जानवर जो कुछ भी रह रहा है ये उस सभी को दबा बर्बाद कर देंगे। ये हर एक चीज को खा जाएंगे। इस वक्त बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, टियाना हेड सिटी के अंदर जाना, क्योंकि उस सिटी की वॉल्स को इतना बड़ा बनाया गया है, इतना पावरफुल बनाया गया है। सिटी इन वुल्फ मॉन्स्टर को बाहर रख सकता है। वुल्फ मॉन्स्टर सिटी के अंदर नहीं जा पाएंगे। सारे डीमन वुल्फ मॉन्स्टर्स के अंदर ट्रांसफॉर्मिंग की पावर होती है। ये अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं परफेक्ट ह्यूमन बॉडी में। तुमने देखा ही होगा किंग अपने आप को इंसानी बॉडी में रखकर यहाँ पर रह रहा था। किंग के साथ उसके जितने भी साथी थे वो सभी के सभी फ्लेम डीमन वुल्फ्स थे और उन्होंने अपने आप को इंसानी फॉर्म में रखकर यहाँ पर इंसानों के ऊपर पहले राज कर रहे थे। पता नहीं वो लोग यहाँ पर ये सब कुछ कैसे कर रहे थे, लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस लेवल पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। वो इंसानों में रहते हुए इंसानों जैसे सारे काम कर रहे थे। कि डीमन वुल्फ्स ने इस बार कोई बहुत ही पावरफुल प्लान बनाया हुआ है। इस बार का उनका प्लान बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है। इस बार वो बहुत ज्यादा आर्मी के साथ हमारे ऊपर अटैक करेंगे। लिनफेंग उसे कहता है जो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि इन डीमन फ्लेम वुल्फ्स का अपना एक प्लान है। इनकी कॉन्शियसनेस हाई लेवल की और इनके पास इंटेलिजेंस इसी को यूज करते हुए वुल्फ किंग ऊपर रहते हुए अपना कोई प्लान तैयार कर रहा था, जबकि ग्राउंड के नीचे फ्लेम्स के साथ बहुत सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स बन रहे थे। और अब जबकि वुल्फ मॉन्स्टर्स बन चुके हैं और उनका प्लान पूरा हो चुका है तो वो लोग ग्राउंड के ऊपर अपीयर होंगे। तो लिनफेंग सोच रहा होता है, लगता है कि उस दिन मैंकिंग और मैंने जो सोचा था कि ग्राउंड के नीचे बहुत ही पावरफुल फायर है वो बिल्कुल ठीक था। यही वो फायर का राज है। इस ग्राउंड के नीचे जो जबरदस्त फायर है वो यही है। ये फ्लेम डीमन मॉन्स्टर्स उस ग्राउंड के अंदर से निकलने वाले हैं। नूना लिनफेंग से कहती है उनका जो भी प्लान था वो अभी के लिए अपने प्लान को ओपन नहीं करने वाले थे, लेकिन अब जबकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था वुल्फ किंग के साथ, तो उसने अपने प्लान को यहीं पर शो करवा दिया और अपने बहुत सारे साथियों को बुला लिया। ग्राउंड के अंदर से डीमन वुल्फ्स की वेव निकलेगी। मुझे तो लगता है कि काउंटर मेजर्स के तौर पर वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर वुल्फ्स की वेव को छोड़ने वाली है और बहुत ही जल्दी पूरे का पूरा डेजर्ट ये वुल्फ से भर जाएगा। ये लोग उड़ते हुए टियाना सिटी की तरफ जा रहे होते हैं तो वहीं पर नीचे दिखाते हैं, नीचे ग्राउंड के ऊपर बहुत सारी फ्लेम्स अपीयर हो रही होती हैं। लिनफेंग कहता है ग्राउंड के अंदर से तो काफी सारी फ्लेम्स अपीयर हो रही हैं। नूना उनसे कहती है लगता है कि वुल्फ्स निकलने वाले हैं। ये जितनी भी फ्लेम्स है ये एक एक वुल्फ में चेंज हो जाएगी। नूना लिनफेंग से कहती है हमें और भी ज्यादा जल्दी करना होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये लो लेवल के मॉन्स्टर्स अपीयर नहीं होते बल्कि हाई टेल्स वाले मॉन्स्टर्स भी अपीयर होते हैं। इनके पास जितनी ज्यादा टेल्स होती है इसका मतलब ये उतने ज्यादा पावरफुल होते हैं। फिलहाल तो हमारे सामने जितने मॉन्स्टर्स हैं इन सभी की सिर्फ एक ही टेल है। हालांकि ये सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स भी टियाना सिटी की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। रास्ते में जो कुछ भी आएगा उसको डिस्ट्रॉय करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। लिनफेंग नूना से कहता है मुझे ये बताओ कि हमारा टियाना सिटी कितनी ज्यादा दूर है। नूना उसे कहती है मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती पर मुझे लगता है कि कम से कम 1000 किलोमीटर तो यहाँ से दूर होगा ही। लिनफेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है ये तो बहुत ज्यादा दूर है, लगता है कि हम लोग वहाँ तक पहुँचने से पहले ही डीमन फ्लेम मॉन्स्टर्स का मुकाबला करना पड़ेगा। इन सारे वुल्फ्स को यहीं पर निमट लेते हैं। लिनफेंग नूना को बताता है कि वो सारे डीमन मॉन्स्टर्स जो कि जानरा में होते हैं वो उड़ नहीं सकते, क्योंकि इनके पास अभी तक इतनी पावर नहीं होती कि ये उड़ सके। लेकिन जब एक डीमन मॉन्स्टर जानरा में चला जाता है तब वो उड़ सकता है। वो आसमान में जैसे चाहे वैसे उड़ सकता है, जिस तरह हम इंसान जानरा में आने के बाद उड़ सकते हैं। हमें फिलहाल के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नीचे जितने भी वुल्फ्स हैं वो सारे के सारे जानरा में है या फिर उससे कम में है, इसी वजह से वो उड़ नहीं सकते। इस वक्त मेरी रिंग के अंदर बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं। उन सारे क्रिस्टल्स को यूज करते हुए मुझे काफी सारी एनर्जी मिल जाएगी। हम लोग उड़ते हुए टियाना हेड सिटी तक पहुंच जाएंगे। नूना उसे कहती है तो क्या तुम यहाँ पर डीमन फ्लेम मॉन्स्टर्स का मुकाबला करोगे? लिनफेंग कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी और मैंकिंग के यहाँ पर होते हुए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। हम दोनों काफी हैं इन सारे डीमन फ्लेम मॉन्स्टर्स के लिए। कि वो वुल्फ मॉन्स्टर्स भी इन तीनों की तरफ ही देख रहे होते हैं कि ये तीन लोग उड़ते हुए किस तरफ जा रहे हैं। मैंकिंग नूना से पूछती है नूना अब तुम्हें क्या हुआ, क्योंकि नूना काफी ज्यादा उदास होती है। नूना उसे कहती है मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ क्योंकि मेरे सभी लोग मारे जा चुके हैं
हैं और ऊपर से डेजर्ट के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी की तरफ देखो, ये सभी लोग भी मर रहे हैं। सारे फ्लेम मॉन्स्टर जो कि डेजर्ट के अंदर अपीयर हो रहे हैं, डेजर्ट के अंदर जितने भी ट्राइब्स हैं वो उन सभी के ऊपर अटैक करके उनको मार रहे हैं। कि मां लिनफेंग सोच रहा होता है इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पावर सब कुछ है। अगर हम लोग दूसरों के बारे में सोचेंगे, वो लोग वहाँ पर मर रहे हैं और हमें जाकर उनको बचाना चाहिए, तो हमें भी मरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरों को बचाने का मतलब अपनी मौत है। हमें सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर से अपनी जान बचाकर कैसे निकलेंगे। वहीं पर उड़ते हुए नूना उन्हें सामने की तरफ इशारा करती है और कहती है वहाँ पर सामने देखो, लगता है कि ये कंप्लीट हो रहा है। वहाँ पर एक डीमन वुल्फ मॉन्स्टर है जो कि इंसानी फॉर्म में चेंज होने की कोशिश कर रहा है। साथ ही नूना उन लोगों से कहती है क्या तुम लोगों ने देखा ये कितने ज्यादा डेंजरस है। डीमन फ्लेम मॉन्स्टर जो कि अपने आप को इंसानी फॉर्म में चेंज कर सकता है और कोई भी उसकी इंसानी फॉर्म को देखकर ये नहीं कह सकता कि ये एक रियल ह्यूमन है या फिर एक डीमन फ्लेम मॉन्स्टर है। तो बात हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये सभी लोग बहुत ही जल्दी टियाना हेज सिटी की तरफ जाएंगे। वेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि टियाना हेज सिटी के लोग हमें अंदर नहीं आने देंगे, कि ये सभी डीमन फ्लेम मॉन्स्टर्स अपने आप को ह्यूमन फॉर्म में चेंज कर लेंगे, तो वो सभी के ऊपर शक करेंगे। उन्हें भी लगता होगा कि हम लोग भी डीमन फ्लेम मॉन्स्टर्स है, इसी वजह से वो हमें भी रोकेंगे। नूना उन्हें बताती है कि सिटी के अंदर बहुत ही पावरफुल लोग रहते हैं, वो सभी लोग हमें बहुत ज्यादा कम नजर से आंकते हैं। उन्हें लगता है कि हम लोग ऐसे लोग हैं जो कि सिटी के अंदर आने के लायक नहीं है, और ऊपर से अब तो यहाँ पर फ्लेम मॉन्स्टर्स हैं जो कि अपने आप को इंसानी फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी के साथ हमें सिटी के अंदर जाने देंगे। इन साथ ही वो उनसे कहती है लगता है कि मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, ऐसा ना हो, वो हमें अंदर आने दें, तो वहाँ पर जाने के बाद ही में पता चलेगा। वेंग मैंकिंग से कहता है मैंकिंग यहाँ पर कोई सेफ प्लेस देखो और यहीं पर लैंडिंग करो। मैंकिंग उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, और वो सभी लोग वहीं पर लैंडिंग करते हैं। वहाँ पर नीचे उतरने के बाद लिनफेंग उनसे कहता है हम लोग जितना ज्यादा टाइम जहाँ पर वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए देर होती जाएगी, उतना ज्यादा सिटी वाले हमारे पर शक करेंगे और हमें अंदर इंटर होने से रोकेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जल्दी से टियाना सिटी की तरफ जाओ, जबकि मैं यहाँ पर पीछे रहकर एरिया को स्काउट करता हूँ। मैंकिंग उसे कहती है ठीक है फिर अपना ध्यान रखना। वो नूना से कहती है नूना चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। मैंकिंग नूना का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर वहाँ से सामने की तरफ भागना शुरू करती है, जबकि हमारा लिनफेंग पीछे की तरफ मुड़ जाता है ताकि वो रास्ते में आने वाले सारे डीमन फ्लेम मॉन्स्टर्स को मार सके, ताकि वो फ्लेम मॉन्स्टर्स नूना और मैंकिंग का पीछा ना कर सके। तो वहीं पर लिनफेंग के सामने एक फ्लेम मॉन्स्टर अपीयर होता है। लिनफेंग कहता है ये तो एक फ्लेम मॉन्स्टर अभी से मेरे सामने आ गया। लिनफेंग कहता है चलो देखते हैं कि अब मैं इस फ्लेम मॉन्स्टर को कैसे मारता हूँ। तो वहीं पर अपनी एनर्जी को गैदर करता है और एक स्फीयर बनाकर उसके साथ उस फ्लेम मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। अब एक ही अटैक के साथ उस फ्लेम मॉन्स्टर को वो मार देता है और उसकी बॉडी वहीं पर फ्लेम बनकर गायब हो जाती है। लिनफेंग कहता है तो इस फ्लेम मॉन्स्टर के पास फिजिकल बॉडी नहीं है, बल्कि ये फिजिकल बॉडी सिर्फ एक दिखावा है, असल बॉडी इसकी फ्लेम की बनी हुई है। लिनफेंग के सामने फ्लेम के अंदर से एक और फ्लेम मॉन्स्टर निकलता है, वो फ्लेम वुल्फ मॉन्स्टर फिर से लिनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लिनफेंग कहता है तो यहाँ पर एक और मॉन्स्टर अपीयर हुआ है। मॉन्स्टर जल्दी से जंप करते हुए लिनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हमारा लिनफेंग इस बार उसके पेट में एक जबरदस्त किक मारता है और उसे पीछे की तरफ गिरा देता है। लिनफेंग कहता है इस बार मैं इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा, मैं जरा देखो तो सही आज ये फ्लेम मॉन्स्टर्स बने कैसे हैं और इनका एसेंस क्या है। जब हमारा लिनफेंग आगे बढ़ता है और उसकी बॉडी के करीब जाता है और उसकी बॉडी के अंदर से उसे एक क्रिस्टल मिलता है जो कि फायर फ्लेम के साथ बना होता है। लिनफेंग कहता है मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस है जिससे इसकी पूरी की पूरी बॉडी यहाँ पर गैदर हुई है और एक पूरी बॉडी बनी है। कि यही वो फ्लेम क्रिस्टल है जो कि इसकी बॉडी को एनर्जी दे रहा है। फ्लेम क्रिस्टल के अंदर तो फ्लेम की बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी है। हर वो उसकी बॉडी के अंदर इस तरह का एक क्रिस्टल होगा जो कि फ्लेम से बना होगा। तो लिनफेंग अपने पास से अपने ब्लैक लोटस को निकालता है और एक हाथ में उसके फ्लेम क्रिस्टल होता है। लिनफेंग कहता है कि ये दोनों ही चीजें फ्लेम से बनी है, तो क्या पता मेरा ब्लैक लोटस इस फ्लेम को भी अब्सॉर्ब कर सके। लिनफेंग उन दोनों को वहां पर मर्ज करता है। तो लिनफेंग का जो ब्लैक लोटस होता है वो लिनफेंग के उस नए वाले क्रिस्टल की एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। अब्सॉर्ब करने के बाद उसकी जो ब्लैक लोटस होता है उसकी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद हमारा लिनफेंग वहां पर मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट करता है। वो अपनी तलवार को घुमाता जाता है, मॉन्स्टर्स को मारता जाता है और उनकी बॉडी के अंदर से फ्लेम क्रिस्टल्स को निकालता जाता है, क्योंकि अब लिनफेंग को पता चल चुका है कि हर मॉन्स्टर को मारने पर उसकी बॉडी के अंदर से फ्लेम क्रिस्टल निकलेंगे और ये सारे के सारे फ्लेम क्रिस्टल्स उसकी ब्लैक फ्लोटस की फ्लेम को बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद देंगे। लिनफेंग वहां से बहुत सारे फ्लेम क्रिस्टल्स को इकट्ठा करता है। इतने सारे फ्लेम क्रिस्टल्स को इकट्ठा करने के बाद जल्दी से नूना और मैंकिंग के पास पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद वो लोग सामने देखते हैं तो उन्हें वहां से सिटी की वॉल दिखाई देती है। नूना से कहती है ब्रदर लिनफेंग हम लोग पहुंच गए, हमारे सामने अब सिटी है। ऐसे वो लोग वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। उसी वक्त वहां पर से और वुल्फ मॉन्स्टर्स निकल आते हैं। लिनफेंग कहता है यहाँ पर तो और भी बहुत सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स निकल आए हैं। नूना कहती है अब हम लोग क्या करें, हम लोग इतनी स्पीड के साथ सिटी में नहीं पहुंच पाएंगे। लिनफेंग मैंकिंग से कहता है मैंकिंग तुम नूना को अपने साथ लो और सिटी में चली जाओ, जबकि मैं इन मॉन्स्टर्स को यहाँ पर रोकता हूँ और तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। मैंकिंग उसे कहती है ठीक है अपना ध्यान रखना, और वो उसे अपने साथ लेकर वो नूना को अपने साथ लेकर सिटी की तरफ निकल पड़ती है। जबकि हमारा लिनफेंग उन मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट करता है। वो उनके लिए रास्ता खाली कर रहा होता है, में आने वाले वो मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है ताकि मैंकिंग और नूना ऊपर से जंप करते हुए आसानी के साथ वहां से चली जाए। वहाँ लिनफेंग वहां पर डीमन फ्लेम मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और साथ ही कहता है तो अब मैंने यहाँ पर काफी सारे डीमन
डीमन कोर्स को इकट्ठा किया है और उन सभी को अपनी ब्लैक लोटस के साथ मिक्स किया है। तो अब वक्त आ चुका है मेरी नई ब्लैक लोटस की पावर को यूज करने का। फिर मैंने इन क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लैक लोटस की पावर को कितना ज्यादा इनहेंस किया है। लिन फेंग वहीं पर खड़े खड़े अपने फ्लेम लोटस को एक्टिवेट करता है। जब वो अपने ब्लैक लोटस को वहां पर एक्टिवेट करता है तो वो अपने आसपास की काफी सारी क्रिस्टल्स की पावर को उसके अंदर एब्जॉर्ब करता है। साथ ही वो ब्लैक लोटस को साइज में बड़ा करने के बाद उसको विदर करता है और उसके अंदर से बहुत सारे पेटल्स निकलते हैं। लिन फेंग कहता है तो ठीक है, आप सभी को जलाकर हाक कर दो। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन टियाना है सिटी के बाहर का दिखाया जाता है। मैंकिंग और नूना दोनों सिटी के बाहर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जो गार्ड्स खड़े होते हैं वो उन्हीं की तरफ ही देख रही होती है। नूना उनसे कहती है प्लीज हमें अंदर आने दो, मेरा नाम नूना है, मैं ब्लैकवुड ट्राइब के लीडर की बेटी हूँ, ये मेरी दोस्त है, प्लीज हमें अंदर आने दो, हम लोग बिल्कुल सेफ है, हम लोग डीमन फ्लेम मॉन्स्टर्स नहीं है। दीवार के ऊपर जो लड़का खड़ा होता है वो उससे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों को हम लोग जहाँ पर अंदर आने देंगे? तुम्हारे जैसे कमजोर लोग वहाँ पर मर भी जाते हैं तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी इतनी दूर से इतने सारे मॉन्स्टर से बचकर यहाँ तक पहुँचने की? नूना उसे कहती है प्लीज हमारे पर भरोसा करो, हम लोग फ्लेम वुल्फ मॉन्स्टर्स नहीं है, हमें अंदर आने दो, हम बिल्कुल सेफ है, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब कि वो गार्ड लड़का जल्दी से जंप करते हुए नीचे उतर आता है और उसके साथ और भी काफी सारे गार्ड्स होते हैं। वो उसे कहता है लेकिन हम लोग तुम्हारे पर भरोसा कैसे करें क्योंकि इंसान और डीमंस बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। अब किसी भी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है कि तुम एक फ्लेम मॉन्स्टर हो। अच्छी तरह से पता है कि एक वुल्फ डीमन मॉन्स्टर अपने आप को एक इंसानी फॉर्म में चेंज कर सकता है और वो ऐसी परफेक्ट इंसानी फॉर्म लेता है कि कोई भी उसको पहचान नहीं सकता। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऐसा करो कि तुम दोनों यहाँ पर अपने फुल कपड़े उतार दो ताकि हम लोग तुम्हारी बॉडी को अच्छी तरह से चेक कर सके। एक बार हमने तुम्हारी बॉडी को वेरीफाई कर लिया तो उसके बाद हम तुम्हें सिटी के अंदर एंटर होने देंगे। तुम्हें अगर सिटी के अंदर एंटर होना है तो फिर तुम्हें जल्दी से यहाँ पर अपने कपड़े उतारना होंगे। क्योंकि उसके साथ वाला साथी भी कहता है हाँ हमारे यंग मास्टर ने बिल्कुल ठीक कहा है, अगर तुम्हें सिटी के अंदर एंटर होना है तो पहले हमें यहाँ पर कंफर्मेशन चाहिए होगी, जल्दी से तुम दोनों अपने कपड़े उतारो। एक बार हम सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए तो उसके बाद हम तुम्हें सिटी के अंदर जाने देंगे। वहाँ पर तीसरा कार्ड भी चलाकर कहता है ये आइडिया तो काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे भी देखना है, चलो जल्दी से अपने कपड़े उतारो। उन गार्ड्स का कैप्टन कहता है लगता है कि इस यंग मास्टर को जाकर खुद ही लड़कियों के कपड़े उतारना पड़ेंगे, ये लड़कियां तो बहुत ज्यादा खूबसूरत और प्योर लग रही हैं। लेकिन मैंकिंग उन सभी की बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने कोल्ड ओरा को रिलीज करती है। उन सभी से कहती है तुम सभी लोग बहुत ज्यादा बेशर्म हो, तुम सभी लोग मेरे हाथ से मरोगे और वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। नूना कहती है अब हम लोग क्या करें, ये लोग तो हमें ऐसे सिटी के अंदर नहीं आने देंगे, ये तो बहुत ज्यादा बेशर्म और घटिया है, इन्हें अच्छी तरह से पता है कि हम लोग डीमन फ्लेम वुल्फ मॉन्स्टर्स नहीं है बल्कि हम लोग इंसान है, लेकिन फिर भी ये हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। पीछे की तरफ घूमती है और कहती है ब्रदर लिन फेंग कहाँ पर हो तुम, प्लीज जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। इसी वक्त दूर से एक ब्लैक लोटस फ्लावर उड़ता हुआ आता है। वो सभी लोग सामने की तरफ देखते हैं क्या है ये चीज क्या है और ये सामने से उड़ती हुई इस तरफ क्यों आ रही है। वो ब्लैक लोटस फ्लावर एक गार्ड के पास आकर रुकता है। जैसे वो उस गार्ड के करीब आकर रुकता है वो गार्ड जल्दी से अपने बाजू को सामने की तरफ करते हुए इसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। ब्लैक फ्लेम्स तो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में वो बंदा वहीं पर ब्लैक लोटस फ्लेम्स के साथ जल जाता है और जलने के बाद सिर्फ उसका कंकाल ही वहाँ पर बचता है। तुम्हारा लिन फेंग वहाँ पर आता है और उन सभी से कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी मैंकिंग को यहाँ पर ह्यूमिलिएट करने की, अभी मेरी मैंकिंग के साथ इस तरह का कुछ करता है मैं उसको नहीं छोड़ता। साथ ही लिन फेंग अपने हाथ में फिर से एक ब्लैक लोटस फ्लावर एक्टिवेट करता है और कहता है चलो रेडी हो जाओ, मैं तुम सभी को मारने वाला हूँ। तो वो गार्ड्स लिन फेंग को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं। वो गार्ड्स कहते हैं आज ये बंदा कौन है, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसने सिर्फ एक ही अटैक के साथ हमारे एक बंदे की जान ले ली है। वक्त ऊपर धमाके की आवाज आती है। लिन फेंग ऊपर की तरफ देखता है तो ऊपर मैंकिंग उस कैप्टन के साथ फाइट कर रही होती है, लेकिन वो कैप्टन मैंकिंग के ऊपर भारी पड़ता है। मैंकिंग पीछे की तरफ बढ़ जाती है। लिन फेंग कहता है मेरी जान क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? हमारा लिन फेंग भी जल्दी से उड़ता हुआ ऊपर चला जाता है और जाकर अपनी मैंकिंग को कैच करता है। वैसे तो मैंकिंग हमेशा ही बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन ये जहाँ पर एक कैप्टन से नहीं जीत पा रही। लिन फेंग उसे कहता है मैंकिंग मेरी जान अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। किंग भी उसकी बात सुनने के बाद शर्माते हुए कहती है हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है कि अब तुम आ चुके हो। लिन फेंग अपनी मैंकिंग को नीचे उतारता है और उसे कहता है अब तुम दोनों रेस्ट करो, इन सभी कमीनों को मेरे पर छोड़ दो, देखो मैं इन सभी कमीनों को क्या करता हूँ। अब के कैप्टन लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम सभी की यहाँ पर होते हुए इस तरह की बकवास करने की, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हम सभी को हरा सकते हो? लिन फेंग जब वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो कैप्टन को महसूस होता है। वो कहता है ये लड़का तो जान राम के 3rd लेवल पर है। लिन फेंग ने यहाँ पर इस डेजर्ट एरिया में आने के बाद यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया है। पहले लिन फेंग जान राम के 2nd लेवल पर था। लिन फेंग ने यहाँ पर बहुत सारे फ्लेम मॉन्स्टर्स के क्रिस्टल्स की फ्लेम को बॉडी में एब्जॉर्ब किया है, इसी वजह से उसने ब्रेक थ्रू करने के बाद अब अगला लेवल अचीव कर लिया है। इस वक्त मेरी एनर्जी काफी ज्यादा स्टेबल है। तो कैप्टन जल्दी से अपने पास से अपनी तलवार निकालता है और कहता है ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस बात से मना नहीं किया जा सकता। अपनी तलवारें निकालने के बाद लिन फेंग से कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें वार्निंग देना चाहता हूँ, मैं जब छोटा सा था तब से मैं इस तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पिछले 15 साल से मैं तलवारबाजी कर रहा हूँ। तलवारबाजी में इस वक्त मैं इनविंसिबल लेवल पर हूँ, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे, क्या तुम अभी मुझसे
फाइट करना चाहते हो? लिन फेंग उसे कहता है चलो ठीक है, वैसे भी जब मैंने अपनी तलवार को कभी निकाला है तो सिर्फ एक स्ट्राइक के साथ मैं सामने वाले की जान ले लेता हूँ। आज देखते हैं कि तुम मेरे सामने क्या कर पाते हो। तुम्हें यहाँ पर मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो, तो मेरा नाम जानकर क्या करोगे? तुम्हारा लिन फेंग बड़ी स्पीड के साथ अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि कैप्टन भी अपनी दोनों तलवारों को रेडी करता है लिन फेंग के ऊपर अटैक करने और उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए। साथ ही वो अपनी दोनों तलवारों के साथ लिन फेंग के ऊपर एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है, तो लिन फेंग अपनी तलवार को सामने की तरफ स्टैब करने की पोजीशन में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और उसकी दोनों स्ट्राइक्स को अपनी तलवार के साथ वहीं पर डिस्पर्स कर देता है और वो कैप्टन के बहुत करीब पहुंच जाता है। कैप्टन दोनों तलवारों को सामने की तरफ करते हुए लिन फेंग की तलवार को वहां पर ब्लॉक करता है। वो काफी देर तक उसको ब्लॉक करके रखता है, लेकिन फिर उसके हाथ से उसकी दोनों तलवारें गिर जाती हैं। कैप्टन चिल्लाकर कहता है मैं यहाँ पर मर नहीं सकता क्योंकि उसके हाथ से अब तलवारें तो गिर चुकी है। अब लिन फेंग की तलवार को उसकी बॉडी के अंदर दंसने से कोई भी नहीं रोक सकता। लिन फेंग अपनी तलवार को उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है और उनके कैप्टन को वहीं पर मार देता है। ये सभी लोग भी बहुत सा घबरा जाते हैं और कहते हैं इसने सिर्फ एक ही हिट के साथ हमारे कैप्टन को मार दिया, अब हम सभी लोगों का क्या होगा? लिन फेंग वहाँ पर कैप्टन को मारने के बाद वहाँ पर से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आता है अपनी मैंकिंग के पास। लूना उसको देखकर बहुत हैरान होती है और कहती है ये बंदा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। लिन फेंग वापस आने के बाद उन दोनों लड़कियों से कहता है अब मुझे ये बताओ कि इन सभी गार्ड्स में से और किसने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया है, किसने तुम्हें यहाँ पर शर्मिंदा करने की कोशिश की? लूना यहाँ पर बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाती, वो उसे इशारा करते हुए कहती है वो और वो वाला, इन तीनों ने भी हमें यहाँ पर ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की है। लिन फेंग कहता है ठीक है, और वो तीनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि इसने जहाँ पर हम तीनों की तरफ इशारा किया है। लिन फेंग वहीं पर खड़े खड़े अपने स्नेक मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है और उन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है, जबकि बाकी के सभी गार्ड्स भी वहां से भागना शुरू कर देते हैं। तो लिन फेंग सिर्फ उन तीनों को ही मारता है। लिन फेंग कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी जान मैंकिंग की यहाँ पर इंसल्ट करने की? अब तुम सभी को मरना होगा। उन तीनों को मारने के बाद लिन फेंग उनसे कहता है क्या अब इनके अलावा कोई और बचा है? उसे कहती है नहीं, अब इनमें से और कोई भी नहीं है, जिन्होंने हमारी इंसल्ट की थी तुमने उन सभी को मार दिया है। लिन फेंग उनसे कहता है चलो फिर ठीक है, अब हम लोग सिटी के अंदर जाने वाले हैं। और ये सभी लोग जंप करते हुए सिटी वॉल के ऊपर चले जाते हैं, जबकि सिटी वॉल के ऊपर अभी भी काफी सारे गार्ड्स खड़े होते हैं। वो सभी लोग सामने की तरफ देखते हैं और कहते हैं आसमान का रंग सुर्ख होता जा रहा है और ऊपर से बहुत सारे डीमन फ्लेम मॉन्स्टर्स डेजर्ट में अपीयर हो रहे हैं। वो सभी लोग सामने की तरफ देख रहे होते हैं। उसी वक्त लिन फेंग अपनी दोनों लड़कियों के साथ जंप करते हुए दीवार के ऊपर आ जाता है। वो गार्ड उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम सभी लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन जैसे लिन फेंग उन सभी की तरफ घूर कर देखता है तो वो सभी लोग वहीं पर डर जाते हैं, क्योंकि उन सभी को अच्छी तरह से पता होता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ वीक को ही बुली कर सकते हैं, लेकिन जब कोई स्ट्रॉन्ग बंदा इनके सामने आकर सिर्फ इनको एक बार घूर ही देगा तब भी इनकी बस हो जाएगी। और वैसे भी इन सभी गार्ड्स के पास अभी फिलहाल के लिए लिन फेंग और उसकी दोनों लड़कियों के बारे में सोचने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग सामने की तरफ देखते हैं और कहते हैं वहाँ पर देखो एक बहुत ही पावरफुल वुल्फ है और वुल्फ पैक यहीं पर आ रहा है। बहुत सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स हैं, ये तो पूरी की पूरी आर्मी लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। ये सारे के सारे वुल्फ क्योंकि फ्लेम से बने हुए हैं, अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को जला रही है, जहाँ से भी आ रहे हैं, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि घास भी अब उस जगह के ऊपर दोबारा नहीं उग पाएगी। दीवार के ऊपर जितने भी गार्ड्स हैं वो सारे के सारे आर्मी सोल लेवल के मास्टर्स हैं। इसी वजह से वो इतने ज्यादा वुल्फ मॉन्स्टर्स को देखकर बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि वुल्फ मॉन्स्टर्स कोई थोड़े नहीं होते बल्कि पूरे के पूरे डेजर्ट में सामने वुल्फ मॉन्स्टर्स ही दिखाई दे रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो बहुत ही जल्दी सिटी वॉल को चढ़कर ऊपर आ जाएंगे और सभी को मारना शुरू कर देंगे। और ऊपर से यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी है, ये फ्लेम मॉन्स्टर्स क्योंकि फ्लेम से बनी है, इनकी बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा हीट निकल रही है। ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया इस वक्त जल रही है। साथ ही उन सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स को लीड करने वाला उनका लीडर भी वहीं पर होता है, जो कि एक फायर फ्लेम वुल्फ होता है, जो कि ज्यादा टेल्स वाला होता है। वो सभी लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं कि अब इनके पास कौन सा लीडर है। कि वो उस लीडर की तरफ देखते हैं तो वो और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, अब हम सभी लोग मरने वाले हैं। ये तो एक 7 टेल वाला डीमन वुल्फ है। 7 टेल वाले वुल्फ का मतलब ये है कि ये जान राम के 7वें लेवल पर होगा। जान राम के 7वें लेवल का मुकाबला करने के लिए हमारे पास तो एक्सपर्ट्स है ही नहीं। अगर कोई बंदा जो कि जान राम के 3rd या फिर 4th लेवल पर होगा वो भी इस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर पाएगा। ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल है। अब हम लोग क्या करेंगे? क्या हम सभी लोगों को यहाँ पर मरना चाहिए? वक्त एक पावरफुल मास्टर जल्दी से बाहर की तरफ निकलता है और उन सभी मॉन्स्टर से कहता है तुम सभी इवल मॉन्स्टर्स, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे टियाना हे सिटी के अंदर आ सकते हो? गार्ड सामने की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये बंदा कौन है? यहाँ पर एक मास्टर अपीयर हुआ है जो कि इन वुल्फ मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए जा रहा है। मास्टर को भी अच्छी तरह से पता है कि वहाँ पर एक 7 टेल वाला वुल्फ मॉन्स्टर है, फिर भी ये उससे फाइट करने के लिए जा रहा है। इसका मतलब इसे पता है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। थोड़ी देर के बाद सिटी के अंदर से और भी बहुत सारे मास्टर्स निकलना स्टार्ट होते हैं। ये सभी के सभी वॉरियर वुल्फ मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने के लिए निकल रहे हैं। ऊपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं जरा देखो यहाँ
पर तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स हैं जो कि हमारे सिटी से बाहर निकल रहे हैं। लगता है ये सभी लोग मिलकर इन मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने वाले हैं। वहाँ पर जो मास्टर पहले अपीयर हुआ था वो उन सभी से कहता है ये एक बहुत ही बड़ी कैलेमिटी है। काफी 100 साल के बाद यहाँ पर फिर से बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स अपीयर हुए हैं। हम सभी को मिलकर इनका मुकाबला करना पड़ेगा वरना हम सभी लोग मारे जाएंगे। मास्टर की बात सुनने के बाद और भी बहुत सारे कल्टीवेटर्स अंदर से बाहर निकल आते हैं। तो ये सभी लोग यहाँ पर मिलकर इनके साथ फाइट करने लगे हैं। जबकि वहाँ लिनफेंग भी वहीं पर खड़ा ये सब कुछ सोच रहा था। लिनफेंग कहता है हमारे सामने लाखों मॉन्स्टर्स हैं। ये सारे के सारे फ्लेम मून मॉन्स्टर्स ने पूरे के पूरे डेजर्ट एरिया को कवर किया हुआ है। मैं यहाँ से निकलकर वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सकता। फिलहाल के लिए हम तो इनके साथ सिर्फ फाइट ही कर सकते हैं। फाइट करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर अपने आप को जिंदा रखना है तो फाइट करना पड़ेगी। तो यहाँ पर इनका जो लीडर है वो 7 टेल वुल्फ है। हो सकता है कि इसके बाद जो इनका लीडर अपीयर हो वो उससे भी ज्यादा टेल वाला हो, यानी कि वो 8 टेल वाला हो सकता है या फिर 9 वाला भी हो सकता है। इस तरह इस मास्टर ने कहा है हमें उसी तरह करना होगा। हमें इस मास्टर के साथ मिलकर इन सभी के साथ फाइट करना होगी। जिस तरह बाकी के सभी यहाँ पर फाइट कर रहे हैं तो मुझे भी फाइट करना होगी। लेकिन मुझे यहाँ पर इन वुल्फ मॉन्स्टर के साथ फाइट करने का एक फायदा तो है कि मुझे इनके अंदर से जो फ्लेम क्रिस्टल मिलेगा उसको मैं अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। उसके साथ में अपने फ्लेम लोटस को बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ। वो मास्टर जो कि बाकी सभी का लीडर बना हुआ है वो बाकी सभी से कहता है चलो जल्दी से सभी लोग अटैक करो। और वो सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद डीमन फ्लेम मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, सिर्फ इनका नंबर ज्यादा है और सिर्फ इनका लीडर ही ज्यादा पावरफुल है। तो ये सभी लोग बड़ी आसानी के साथ वुल्फ मॉन्स्टर्स को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। दीवार के ऊपर जो गार्ड्स होते हैं ये काफी ज्यादा कमजोर है। ये वहीं से खड़े खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं। गार्ड्स कहते हैं हालांकि उन्होंने बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक लगाई है, बहुत सारे डीमन वुल्फ मरे हैं लेकिन अभी पीछे बहुत ज्यादा है, यानी कि इनका नंबर बहुत ज्यादा है। इसी वजह से चाहे ये कितने ही अटैक क्यों ना कर ले इनका नंबर कम नहीं होगा। सभी कल्टीवेटर्स फिर से कहते हैं पीछे हटने के बारे में तो सोचना भी मत, आगे बढ़ते रहो। और वो फिर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। दीवार के ऊपर खड़े कुछ गार्ड्स भी जल्दी से जंप करते हुए आगे चले जाते हैं और कहते हैं हम भी यहाँ पर तुम्हें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हम सभी लोग मिलकर इन सभी मॉन्स्टर्स का मुकाबला करेंगे। तो लिनफेंग नूना और मैंकिंग से कहता है मैंकिंग और नूना तुम दोनों यहीं पर रुको, मेरा इंतजार करो, मैं भी जाकर मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने वाला हूँ। मैंकिंग उसे कहती है जानू अपना ध्यान रखना। वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं अपना ध्यान रखूंगा। और वो जल्दी से जंप करते हुए अरीना की तरफ चला जाता है और उसे कहता है अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस मेरा नाम पुकार देना, फाइट को छोड़कर यहाँ पर तुम्हारे पास वापस चला आऊंगा। लिनफेंग अब बैटलफील्ड में एंटर हो चुका है। वो वहाँ पर मॉन्स्टर्स के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स चारों तरफ होते हैं। हमारे लिनफेंग की तरफ देखते हैं जबकि हमारा लिनफेंग वहीं पर अपने ब्लैक लोटस को एक्टिवेट करता है। लिनफेंग ब्लैक लोटस को एक्टिवेट करने के बाद उसको विदर कर देता है। ब्लैक लोटस की बहुत सारी पत्तियां वहाँ पर फैल जाती हैं। कि वो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, वो जिस भी फ्लेम मॉन्स्टर की बॉडी के साथ टच करती हैं वो फ्लेम मॉन्स्टर की बॉडी वहीं पर ब्लैक फायर से जल जाती है। इस तरह हमारा लिनफेंग एक खास पैरामीटर के अंदर अपने इर्द गिर्द आने वाले जितने फ्लेम मॉन्स्टर्स होते हैं उनको बड़ी आसानी के साथ मार रहा होता है। लिनफेंग को यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बस सेंटर में बैठ जाता है, अपनी सोल पावर को यूज करते हुए अपने ब्लैक लोटस के साथ उन सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। जबकि देखने वाले भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो सभी कार्ड जो कि दीवार के ऊपर होती हैं वो लिनफेंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये लड़का कहाँ से आया है, ये तो एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर दिखाई देता है। वहाँ पर सेंटर में बैठा हुआ है और इसके आसपास कोई भी फ्लेम मॉन्स्टर्स के करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहा, क्योंकि जो भी इसकी हाथ रेंज में आता है वो वहीं पर से अपने लोटस फ्लावर की पंखुड़ियों के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, उसको एक ही अटैक के साथ मार देता है। ये लड़का तो बहुत ज्यादा पावरफुल लगता है। ऊपर से ये लड़का इन सारे फ्लेम मॉन्स्टर्स के अंदर से निकलने वाले इनके क्रिस्टल को भी एब्जॉर्ब किए जा रहा है। तो ये यहाँ पर अपनी सोल पावर को यूज कर रहा है। आखिर इस सब को कंट्रोल करने के लिए कितनी ज्यादा सोल पावर की जरूरत है, इस लड़के के पास कितनी ज्यादा सोल पावर होगी। लिनफेंग जो कि वहाँ पर बैठा बैठा सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है वो भी बड़ी आसानी के साथ 7 टेल वुल्फ मॉन्स्टर उसको नोटिस कर लेता है। वो उसकी तरफ देखता है, फिर साथ ही वो गुस्से के साथ अपने लोगों से कहता है जाओ जाकर पहले उसको मारो। तो सभी लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 7 टेल वुल्फ मॉन्स्टर्स ने अपने साथ के कुछ और टेल्स वाले वुल्फ मॉन्स्टर्स को उस तरफ भेजा है। ऊपर खड़े गार्ड्स कहते हैं ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लगता है कि अब वो लड़का मरने वाला है, क्योंकि 7 टेल वुल्फ मॉन्स्टर ने उसको नोटिस कर लिया है और साथ ही उसने अपने पास से काफी सारे पावरफुल वुल्फ मॉन्स्टर्स को उस तरफ भेजा है। पावरफुल वुल्फ मॉन्स्टर्स में से 3 वुल्फ मॉन्स्टर्स 3 टेल वाले हैं जबकि एक 4 टेल वाला भी है। तो टेल्स वाले मॉन्स्टर हमारे लिनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचते हैं। जैसे उनमें से एक लिनफेंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है उसी वक्त लिनफेंग के सामने एक बैनर आता है जो कि गोस्ट बैनर होता है। वो एक मास्टर होता है जो कि गोस्ट बैनर को यूज कर रहा होता है। जैसे वो वहाँ पर अपने फ्लैग को घुमाता है तो उस फ्लेम मॉन्स्टर को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। वो उसका बैनर जो होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। लिनफेंग कहता है इसके पास तो एक बैनर है। साथ ही लिनफेंग कहता है नहीं ये सिर्फ बैनर नहीं है बल्कि ये तो एक वेपन है, ये एक ट्रेजर है। तो मतलब इसने यहाँ पर उस डीमन वुल्फ को अपने इस बैनर के अंदर सील कर लिया है। तो यहाँ पर भी वैसे ही बिल्कुल सेम बैनर आ गया है जैसा कि हमारे मिंग के पास बुद्धा का बैनर था जिसके अंदर वो डीमंस की सोल को कैद कर सकता था। मिंग कहता है इसका बैनर तो मेरे ब्लैक लोटस के काफी मिलता जुलता है, लेकिन जहाँ पर मैं ब्लैक लोटस को अपनी सोल पावर के साथ कंट्रोल करता हूँ, लेकिन दोनों में
सेम बात ये है कि ये अपने बैनर के अंदर क्रिस्टल कोर को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिस तरह मैं अपने ब्लैक लोटस के अंदर क्रिस्टल कोर्स को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। तो मास्टरमाइंड लिनफेंग से कहता है तुम इन मॉन्स्टर्स के साथ अपने ब्लैक लोटस के साथ डील करते रहो, जबकि मैं यहाँ पर तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हूँ। कोई भी पावरफुल मॉन्स्टर तुम्हारे करीब नहीं आ पाएगा। उसे कहता है सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। और ये दोनों यहाँ पर एक पैच बना लेते हैं और दोनों मिलकर यहाँ पर मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर रहे हैं। वहाँ पर बैठे बैठे अपनी ब्लैक लोटस की पंखड़ियों के साथ मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करता है, जबकि वो अपने गोस्ट बैनर के साथ उसके आसपास आने वाले मॉन्स्टर्स को उसके अंदर ट्रैप करता है। इन्होंने यहाँ पर एक लार्ज पैरामीटर को क्लियर कर दिया है और काफी सारे कल्टीवेटर्स हैं जो कि इन मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं। यहाँ पर काफी सारी फाइट करने के बाद सेवन टेल डीमन मॉन्स्टर कहता है मैं तुम सभी कमीनों को मार डालूंगा। फिर साथ ही वो अपने लोगों को रिट्रीट करने का कहता है। गार्ड्स कहते हैं चाहे ये सेवन टेल बीस्ट कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, इसका साइज कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन ये इंसानी कल्टीवेटर्स का मुकाबला तो नहीं कर सकता। सेवन टेल वुल्फ मॉन्स्टर ऊपर की तरफ मुंह उठाता है और एक लंबी सी ग्राउल करता है, जबकि बाकी के सभी मॉन्स्टर्स भी ग्राउल करते हैं, यानी कि वो उन सभी को मैसेज दे रहा है कि भागो यहाँ से, ये तो मार डालेंगे। वो सभी डीमन फ्लेम मॉन्स्टर्स वहाँ से भाग जाते हैं, जबकि हमारे काफी सारे कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा जख्मी भी होते हैं और उनमें से काफियों की काफी ज्यादा बुरी हालत होती है। कल्टीवेटर जिसका बाजू कट चुका है वो कहता है इस बार के डीमन वुल्फ मॉन्स्टर्स तो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल थे, हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये वेव इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। इस बार इनके साथ जो पहला लीडर था वो तो सेवन टेल वुल्फ मॉन्स्टर था, ऊपर से इनकी भागने की स्पीड भी काफी ज्यादा थी। लगता है कि ये दोबारा से तैयारी करके वापस आएंगे। इन मास्टर भी उन लोगों से कहता है तुम सभी लोग रेडी हो जाओ, अपने जख्मों को हील करो और दोबारा से रिट्रीट करो, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये दोबारा से अटैक करने के लिए आएंगे और अगली वेव इससे भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। कार के ऊपर खड़े गार्ड्स कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वेव थी। फर्स्ट वेव में इतने ज्यादा पावरफुल डीमन मॉन्स्टर्स यहाँ पर आए हैं, तो दूसरी वेव में कितने ज्यादा लोग होंगे। डीमन फ्लेम मॉन्स्टर्स के वहाँ से भाग जाने के बाद वो बैनर वाला कल्टीवेटर आगे बढ़ता और मैं लिनफेंग से कहता है लड़के तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव हो, मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ देखी है, तुम तो काफी ज्यादा कमाल के हो। कि मैं लिनफेंग से कहता है सर आपका जो बैनर है ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है, आपने इस बैनर की मदद से बहुत सारे डीमन फ्लेम मॉन्स्टर्स को इसके अंदर सील किया है। मास्टर से कहते हैं मेरा नाम ली शेंग है और ये मेरे बैनर ये गोस्ट बैनर है, इसको मैंने खुद बनाया है। लेकिन चाहे ये कैसा भी हो ये तुम्हारे मेथड से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम अपने ब्लैक लोटस को अपनी सोल पावर के साथ कंट्रोल कर रहे थे। इस तरह की एक ब्लैक लोटस को अपनी सोल पावर के साथ कंट्रोल करने के लिए तुम्हारी सोल पावर बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब तो यह है कि तुम्हारी सोल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिनफेंग उसे कहता है हाँ मेरी सोल पावर स्ट्रॉन्ग है, मेरा नाम लिनफेंग है। ली शेंग और लिनफेंग से कहता है क्या तुम्हें पता है कि एक बैनर को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए होती है। लिनफेंग उसे कहता है नहीं मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं पहली बार किसी बैनर को देख रहा हूँ, तो मुझे बताओ कि एक बैनर को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। ली शेंग उसे कहता है तुम मेरे पास जो बैनर देख रहे हो ये एक गोस्ट बैनर है। इस तरह के एक बैनर को रिफाइन करने के लिए तुम्हारे पास बहुत ज्यादा सोल पावर होनी चाहिए, जो कि पहले से तुम्हारे पास है। अपनी सोल पावर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अपनी सोल पावर को सारे मटेरियल्स के अंदर मिक्स करने के बाद जब बैनर बनता है तो वो तुम्हारी सोल के साथ कनेक्टेड होता है, वो तुम्हारी बॉडी का एक पार्ट बन जाता है। मुझे लगता है कि तुम बड़ी आसानी के साथ एक सोल बैनर बना सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारी सोल पावर है। तुम पहले से ब्लैक लोटस को इस्तेमाल करना जानते हो, तो तुम्हारे लिए बैनर बनाना मुश्किल काम नहीं है। क्या तुम एक बैनर को रिफाइन करना चाहते हो? तुम एक फ्लेम बैनर बना सकते हो। फ्लेम बैनर मेरे गोस्ट बैनर से भी ज्यादा पावरफुल होता है। उसकी सिर्फ एक स्ट्राइक के साथ तुम अपने सामने आने वाले बहुत सारे फ्लेम मॉन्स्टर्स को मार सकते हो और उन सभी के क्रिस्टल्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हो। लेकिन फ्लेम बैनर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा सोल पावर की जरूरत पड़ती है। तुम्हारे इस ब्लैक लोटस की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ब्लैक लोटस को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें इतनी ज्यादा सोल पावर की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है। तुम्हारा लिनफेंग उसे कहता है तुमने ये सारी बातें मुझे क्यों बताई है? इन सारी बातों के बताने का मतलब क्या है? शेंग उसे कहता है अगर मैं तुम्हें सच्ची सच्ची बताऊं तो फाइनली मैं एक ऐसे इंसान से मिला हूं जो कि बैनर्स बनाने के काबिल है, जो बैनर्स को रिफाइन कर सकता है और जो बैनर्स को समझता है और जिसके पास सोल पावर है। तो बस यही तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये बैनर्स कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। मेरे पास बैनर्स बनाने की आर्ट है, लेकिन मैं इन बैनर्स को यूज नहीं कर सकता। मैं फ्लेम बैनर को बनाकर यूज नहीं कर सकता। ऐसा रहेगा अगर तुम मेरे साथ हाथ मिला लो, हम दोनों मिलकर फ्लेम बैनर बनाते हैं और तुम उस फ्लेम बैनर को यूज कर पाओगे। लिनफेंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है ये यहाँ पर चाहता है कि मैं इसके लिए एक फ्लेम बैनर बनाऊं और ये चाहता है कि उस फ्लेम बैनर को मैं यूज करूं, क्योंकि जो भी उसको बनाएगा वो उसकी सोल के साथ कनेक्टेड होगा। इस तरह के एक बैनर को बनाने के लिए जो मेथड होगा वो बहुत ज्यादा प्रेशियस और कीमती है। इतनी आसानी के साथ मुझे वो मेथड देने को क्यों तैयार हो गया है कि इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री की नहीं होती। मास्टर ली शेंग उसे कहते हैं तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें मेरी बातों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। अगर मैं तुम्हें धोखा दूंगा तो तुम मुझे मार सकते हो। लिनफेंग उसे कहता है तो फिर मुझे सीधा सीधा बताओ कि आखिर मुझे इसकी क्या कीमत अदा करना पड़ेगी। ली शेंग उसे कहता है तुम्हें कीमत देने की जरूरत नहीं है, जब वक्त आएगा मैं तुमसे कुछ न कुछ मांग लूंगा। लिनफेंग उसे कहता है चलो फिर ठीक है, मुझे सिखाओ कि बैनर्स को कैसे बनाते हैं।
फेंग उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। वो उसे कहता है चलो ठीक है अब यहाँ से चलते हैं। मास्टर ली शेंग बड़ी स्पीड के साथ आगे चलना स्टार्ट करता है और उसे कहता है चलो जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। तो लिन फेंग भी उठता हुआ उसके पीछे की तरफ चल पड़ता है। साथ ही वो चलते हुए मैंकिंग और लूना से कहता है नूना और मैंकिंग तुम दोनों भी जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। मैंकिंग उसे कहती है ठीक है हम लोग भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो ये लोग उड़ते हुए सिटी के अंदर काफी अंदर तक आ जाती है। तो वहाँ पर एक गार्डन होता है और उस गार्डन के अंदर एक पैलेस होता है। वो उसे एक पैलेस के अंदर लेकर आ जाता है। मास्टर ली शेंग उसे कहता है लिन फेंग यही वो जगह है जहाँ पर मैं रहता हूँ। यहाँ पर और कोई भी नहीं है मेरे अलावा और तुम्हारे अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं रहता, इसलिए कोई भी हमें यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करेगा। फेंग दोनों लड़कियों से कहता है तुम दोनों यहीं पर बाहर रुककर मेरा इंतजार करना, अपनी सेफ्टी पर पूरा ध्यान देना ताकि कोई भी यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक न करे। किंग उसे कहती है ठीक है तुम आराम से जाओ हम लोग अपना ध्यान रख सकती हैं। मास्टर ली शेंग लिन फेंग को अपने साथ लेकर पैलेस के अंदर आता है। तो वो पैलेस वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो मास्टर ली शेंग लिन फेंग से कहता है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा पैलेस यानी कि मेरी जगह ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट जगह है, यहाँ पर कोई भी नहीं आता। लिन फेंग उस पैलेस की तरफ देखता और कहता है ये पैलेस तो वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा है, इतना बड़ा पैलेस है कि बहुत ज्यादा मैजेस्टिक लग रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कोल्ड हो रहा है तो मेरी सोल भी इफेक्ट हो रही है। मास्टर ली शेंग लिन फेंग से कहता है तुम्हें यहाँ पर जो कोल्ड विंड महसूस हो रही है वो मेरे गोस्ट बैनर के अंदर से निकल रही है। गोस्ट बैनर जो होता है ये काफी ज्यादा अलग होता है क्योंकि इसको में सैक्रिफाइस किया जाता है अपनी स्पिरिट को, इसी वजह से इसके अंदर से कोल्ड विंड निकल रही है। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें फ्लेम बैनर बनाने का तरीका सिखाऊंगा जो कि गोस्ट बैनर से भी ज्यादा पावरफुल है। तो ली शेंग लिन फेंग को एक खास जगह के ऊपर लेकर जाते हैं और अपने पास से एक मेमोरी जेड निकालते हैं और लिन फेंग से कहते हैं लिन फेंग ये एक मेमोरी जेड है, इसको तुम अपने पास रखो, इसके अंदर वो तरीका लिखा हुआ है जिसके अंदर से तुम फ्लेम बैनर को बना सकते हो, सारे इंग्रेडिएंट्स और पूरे का पूरा तरीका लिखा हुआ है। अपनी सोल पावर को यूज करते हुए इस मेमोरी जेड के ऊपर अपनी सोल पावर को लगाना होगा जिससे तुम्हें पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है। लिन फेंग उसके हाथ से वो जेड ऑफ मेमोरी ले लेता है और कहता है इसने एक मेमोरी जेड मेरे हाथ में दे दिया, इसके अंदर अपनी सोल को इंसर्ट करके मैं बड़ी आसानी के साथ इसके अंदर लिखे हुए उस तरीके को जान सकता हूँ। उसके बाद वो तरीका मेरा हो जाएगा यानी कि वो मेरी मेमोरी में सेव हो जाएगा। इसके अंदर जो मेथड है फ्लेम बैनर बनाने का वो बहुत ज्यादा कीमती है, सिर्फ वही नहीं बल्कि ये मेमोरी जेड ये खुद भी बहुत ज्यादा कीमती है। इतनी आसानी के साथ ये सारी चीजें मुझे दे रहा है। चलो फिलहाल के लिए इस बारे में भूल जाते हैं, एंड पे देखेंगे कि आगे मुझसे क्या डिमांड करता है। वहाँ लिन फेंग उस जेड मेमोरी के अंदर अपनी सोल पावर को इंसर्ट करता है। जैसे वो अपनी सोल पावर को उसके अंदर इंसर्ट करता है तो उसके अंदर से रोशनी निकलती है। लिन फेंग कहता है लगता है किसी बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर ने इस मेमोरी जेड के अंदर अपनी मेमोरीज को सील किया हुआ है क्योंकि इस मेमोरी जेड को यूज करने के लिए कल्टीवेटर की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए। लिन फेंग को अभी भी ली शेंग के ऊपर काफी ज्यादा शक होता है, क्या है जिसे मुझसे चाहिए क्या। लिन फेंग कहता है अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि इसने वहाँ पर मेरी क्वालिटीज को देखा और इसे लगा कि इसे मेरा मास्टर बन जाना चाहिए और इसे मुझे फ्लेम बैनर बनाना सिखाना चाहिए। मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ दाल में काला लग रहा है। फिलहाल के लिए तो मैं और कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसके जाल में फंस चुका हूँ, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो क्यों ना यहाँ पर से फ्लेम बैनर का तरीका ले लिया जाए, उसके बाद देखेंगे कि इसके साथ क्या करना है। लिन फेंग उस मेमोरी जेड को एक्टिवेट करता है और उसको एक्टिवेट करने के बाद उसके अंदर से एनर्जी निकलती है, वो मिंग के माथे के अंदर चली जाती है। वो लिन फेंग के माथे के अंदर जाती है तो लिन फेंग को वहाँ पर पूरे का पूरा तरीका दिखाई देता है। उसके माइंड के अंदर उसकी सोल सी के अंदर उसे सब कुछ पता चलता है कि इसे कैसे बनाना है। फ्लेम बैनर को बनाने के लिए उसे जो मटेरियल्स चाहिए होते हैं वो सारे के सारे अब उसे पता चल जाते हैं। लिन फेंग कहता है सोल बैनर्स बनाने के बाद उनको यूज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वही लोग उनको यूज कर सकते हैं जिनकी सोल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब जबकि मेरी सोल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब मैं एक फ्लेम बैनर बना सकता हूँ। सारी मेमोरीज को अपनी ब्रेन के अंदर ट्रांसफर कर लेने के बाद हमारा लिन फेंग कहता है चलो ठीक है हम लोग यहाँ पर सोल बैनर बनाते हैं। लेकिन सोल बैनर बनाने के लिए हमें ट्री ऑफ कॉन्गडोंग चाहिए और वो बहुत ज्यादा प्रेशियस है। मास्टर ली शेंग उसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए जो जो मटेरियल्स चाहिए वो सारे मेरे पास मौजूद हैं। शेंग उसे कहता है लेकिन ट्री ऑफ कॉन्गडोंग जो तो एक बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर ट्रेजर है, क्या तो वाकई में तुम्हारे पास ये चीज मौजूद है। मास्टर ली शेंग उसे कहता है तुम्हें एक सोल बैनर बनाने के लिए और किसी भी मटेरियल के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे के सारे मटेरियल्स मेरे पास पहले से मौजूद है। मेरे पास बस सोल पावर होनी चाहिए एक फ्लेम बैनर को बनाने के लिए। अगर तुम्हारे पास इतनी सोल पावर है जिससे तुम एक फ्लेम बैनर को क्रिएट कर सको तो मैं तुम्हें अपने सारे के सारे ट्रेजर्स देने को तैयार हूँ। मेरे पास जो भी मटेरियल्स है वो सारे तुम्हें दे सकता हूँ। लिन फेंग मास्टर ली शेंग से कहता है ठीक है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एक ही बार में अपने फ्लेम बैनर को बना लूं। मास्टर ली शेंग लिन फेंग से कहता है चलो ठीक है अब मुझे ये बताओ तुमने जो फैसला कर लिया है सोल बैनर बनाने का तो तुम कौन सा सोल बैनर बनाना चाहोगे, क्या मेरे वाला गोश्त बैनर बनाओगे या फिर फ्लेम बैनर बनाना चाहोगे। इतनी सोल पावर तुम्हारे पास है तुम आसानी के साथ फ्लेम वाला बैनर भी बना सकते हो और गोश्त बैनर बनाना तो तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल काम है ही नहीं। लिन फेंग उसे कहता है नहीं मैं फ्लेम वाला बैनर बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास पहले से फ्लेम की पावर है। मास्टर ली शेंग जल्दी से अपनी रिंग को एक्टिवेट करता है और उस रिंग के अंदर से काफी सारे मटेरियल्स निकालता है और लिन फेंग से कहता है तो ये वाले सारे मटेरियल्स में फ्लेम बैनर बनाने के लिए चाहिए होंगे, इन सभी को यूज करो। लिन फेंग उस कॉन्गडोंग ट्री की तरफ देखता है और कहता है तो इसके लिए ये मेन मटेरियल है लेकिन ये तो काफी ज्यादा छोटा
छोटा दिखाई दे रहा है। मैंने पिछले रिकॉर्ड्स में पढ़ा है कि कॉन्गडोंग ट्री ये तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, एक लेजेंडरी ट्री है, लेकिन ये वाला ट्री तो बहुत ज्यादा छोटा है। मास्टर ली शेंग लिनफेंग से कहता है, लगता है कि तुम कॉन्गडोंग ट्री को देखकर समझ रहे हो कि ये बहुत ज्यादा छोटा है, ये इसकी यूजुअल लेंथ है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये बड़ा है। वो उसको बड़ा होने का कहता है तो वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि लिनफेंग को भी अपना मुंह ऊपर करके देखना पड़ता है। लिनफेंग कहता है ये तो साइज में छोटा बड़ा हो सकता है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा ट्री है। लिनफेंग कहता है चलो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर फ्लेम बैनर बनाने के लिए रिफाइनिंग को स्टार्ट करते हैं। साथ ही लिनफेंग कहता है सर इतने बड़े कॉन्गडोंग ट्री को रिफाइन करने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा। मास्टर ली शेंग उसे कहता है ज्यादा परेशान ना हो, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करूंगा इतने बड़े ट्री को रिफाइन करने में, और ये जल्दी हो जाएगा। लिनफेंग वहीं पर बैठ जाता है, अपनी फ्लेम्स को एक्टिवेट करता है और साथ ही अपनी सोल पावर को यूज करते हुए उस बड़े से ट्री को उस फ्लेम के साथ कवर कर देता है। लिनफेंग यहाँ पर उस कॉन्गडोंग ट्री को अपनी फ्लेम और सोल पावर के साथ कंट्रोल कर रहा है। वो जब उसको जलाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। लिनफेंग इसको यहाँ पर रिफाइन कर रहा है ताकि इसको रिफाइन करने के बाद वो एक बैनर में चेंज हो जाए। लिनफेंग कहता है हालांकि इस बड़े से कॉन्गडोंग ट्री को रिफाइन करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मेरी सोल पावर काफी ज्यादा है जिसकी वजह से मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही। कि वो मास्टर भी वहाँ पर खड़ा इसी बारे में सोच रहा होता है। मास्टर कहता है लिनफेंग वाकई में एक बहुत ही बड़ा ट्रू जीनियस है, फ्लेम्स के ऊपर इसका कंट्रोल बहुत ज्यादा अच्छा है, ये अपनी सोलर फ्लेम्स को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर पा रहा है और ऊपर से इसकी जो सोल पावर है उसको भी ये बड़े अच्छे से मैनेज कर रहा है। ऊपर से इसको रिफाइनिंग की आर्ट पहले से आती है, लगता है कि ये पहले से भी कंपनीज को कंकर्ड करता रहा है। नहीं लगता कि ये पहली बार यहाँ पर किसी ट्रेजर को रिफाइन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि बहुत ही जल्दी ये यहाँ पर फ्लेम बैनर बना लेगा। और ऊपर से फ्लेम बैनर बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है वो भी इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस हमें बहुत ज्यादा सोल पावर की जरूरत है और टाइम के ऊपर हमें इसको कंट्रोल करना होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा डेंजरस पार्ट वही है जहाँ पर हमने अपनी सोल पावर को यूज करते हुए इस सोल बैनर के इस पार्ट को ओपन करना होगा और इसे अपना बनाना होगा, अपनी बॉडी के साथ इसको जोड़ना होगा। नूना और मैंकिंग दोनों बाहर बैठी आपस में बातें कर रही होती है। नूना मैंकिंग से कहती है तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी लिनफेंग के साथ अंदर जाना चाहिए था, क्या तुम्हें लगता है कि लिनफेंग अंदर बिल्कुल सेफ होगा? मैंकिंग उसे कहती है नूना तुम तो कुछ ज्यादा परेशान हो रही हो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा लिनफेंग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इस वक्त अंदर अकेला गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उसे मार देगा, बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो एक बड़ा लड़का है, वो खुद अपना ध्यान रख सकता है, हमें बस यहाँ पर उसका इंतजार करना है। और साथ ही उसने कहा था कि अपना ध्यान रखना और हम दोनों अपना ध्यान रखेंगे। सीन फिर से अंदर का दिखाया जाता है, लिनफेंग वहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत कर रहा होता है, यानी कि उसे काफी सारी सोल पावर को वहाँ पर लगाना पड़ रहा होता है। मास्टर ली शेंग सामने की तरफ देखता है और कहता है ये लड़का तो वाकई में कमाल का है, इसने थोड़ी देर में यहाँ पर बैनर की शेप बना दी है, बहुत ही जल्दी ये बैनर बनने वाला है, तो सिर्फ एक स्टेप बचा है, यहाँ पर ये बैनर कंप्लीट हो जाएगा। लिनफेंग को इस बैनर को अपनी सोल के साथ जोड़ना होगा, तो उस बैनर की लकड़ी के ऊपर क्रैक्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। लिनफेंग कहता है ये क्या हो रहा है, ये तो टूटने वाला है, मेरा बैनर टूट जाएगा। मास्टर चिल्लाकर उसे कहता है जल्दी से जल्दी अपनी सोल पावर को स्पेस क्रैक के अंदर भर दो ताकि उस क्रैक को भरा जा सके। लिनफेंग अपनी सोल पावर को रिलीज करता है और बहुत सारी सोल पावर को उस क्रैक के अंदर डाल देता है, जिससे वो क्रैक वहाँ पर फिल हो जाता है। पर लिनफेंग को अपनी सोल पावर को उस क्रैक के अंदर भरने में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है, जिसकी वजह से लिनफेंग वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद लिनफेंग अपनी कंप्लीट कर लेता है, यानी अपनी प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है। उसका फ्लेम बैनर उसके सामने रेडी हो जाता है। वो कॉन्गडोंग ट्री साइज में बहुत ज्यादा बड़ा था, इसी वजह से फ्लेम बैनर का साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन साथ ही जब लिनफेंग उसके बारे में सोचता है तो वो साइज में छोटा हो जाता है, क्योंकि अब वो उसकी सोल के साथ जुड़ा हुआ है। इसी वजह से सोल के साथ महसूस करते हुए उसको साइज में बड़ा या छोटा कर सकता है। लिनफेंग कहता है क्योंकि जो मेरी सोल के साथ जुड़ा हुआ है, इसी वजह से मुझे इस फ्लेम बैनर के साथ अपना एक सोल कनेक्शन महसूस हो रहा है, जैसे कि ये मेरे ब्लड रिलेटेड हो। मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार किसी वेपन के साथ इस तरह की फीलिंग महसूस हो रही है। आज से पहले किसी भी वेपन के साथ मुझे कोई भी कनेक्शन महसूस नहीं हुआ। लिनफेंग इशारा करता है और उस बैनर से कहता है चलो जल्दी से मेरे पास आ जाओ, और वो छोटा होने के बाद मैं लिनफेंग के हाथ में आ जाता है और उसके हाथ के साइज के बराबर हो जाता है। लिनफेंग उसे अपनी मुट्ठी में बांध कर लेता है और कहता है ये तो मेरा बैनर है और ये काफी ज्यादा अच्छा है। तो अब मास्टर ली शेंग आगे बढ़ता है, क्योंकि अब यहाँ पर उसने जो खाना खिलाया है उसकी कीमत वसूलने की बारी है। ली शेंग आगे बढ़ता है, लिनफेंग से कहता है लिनफेंग तुमने जो सोल बैनर बनाया है ये काफी ज्यादा पावरफुल है। फ्लेम बैनर की मदद से, सोल पावर की मदद से अब तुम्हारे सामने जितने भी वुल्फ मॉन्स्टर्स आएंगे उन सभी का सामना करना तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, आसानी के साथ सभी वुल्फ मॉन्स्टर्स को मार सकते हो। तो लिनफेंग उसे कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर इस बैनर को बना पाया हूँ। लिनफेंग उसे कहता है अब मुझे बताओ कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें वो देने को तैयार हूँ, कि तुमने मुझे यहाँ पर एक बहुत ही प्रेशियस मेथड सिखाया तो उसके बदले में तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा।
मास्टर ली शेंग लिन फेंग से कहता है, मुझे तुम्हारे पास से सोल कल्टीवेशन मेथड चाहिए और उसके साथ साथ तुम्हारी रिंग मुझे दे दो। इसके अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ मुझे चाहिए। तुमने यहाँ पर मुझसे एक बहुत ही कीमती मेथड सीखा है, फ्लेम कल्टीवेशन मेथड, जिसके जरिए तुमने एक बैनर बनाया है। खाली कल्टीवेशन आर्ट किसी को देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें ये दी है, तो बदले में तुम्हें ये सारी चीजें मुझे देना होंगी जो मैंने तुमसे मांगी है। फेंग उसकी बातें सुनने के बाद बोझदा चौंक जाता है और कहता है, ये तो मुझसे मेरा सब कुछ मांग रहा है। मैंने पिछले कई सालों से अपनी रिंग के अंदर बहुत कुछ इकट्ठा किया है, यहाँ तक कि बीस्ट माउंटेन के अंदर से मुझे जो वेन क्रिस्टल्स मिले थे वो सारे के सारे क्रिस्टल्स भी मैंने इसी के अंदर जमा किए थे। हालांकि इसका सोल बैनर मेथड वाकई में काफी ज्यादा प्रेशियस है, लेकिन वो इतना ज्यादा कीमती तो नहीं हो सकता कि मैं अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी इसे दे दूं। लिन फेंग उसे कहता है, क्या तुम थोड़े कुछ ज्यादा ही लालची नहीं हो? तुम्हें नहीं लगता कि ये कीमत कुछ ज्यादा है? मेरी रिंग के अंदर तो बहुत कुछ है, मैं जो तुम्हें नहीं दे सकता। मास्टर ली शेंग उसे कहते हैं, नहीं, मैं बिल्कुल भी लालची नहीं हूँ, बल्कि लालची तो तुम हो। अगर मैं लालची होता तो मैं यहाँ पर तुम्हारी सोल के ऊपर ही कंट्रोल कर लेता, क्योंकि तुम्हारी सोल पर कंट्रोल करने से तुम्हारी सारी मेमोरीज वैसी मेरी हो जाती है। तुम्हारे पास जो सोल कल्टीवेशन मेथड है वो मेरा हो जाता, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अच्छा इंसान हूँ, इसी वजह से तुम्हारे साथ प्यार से पेश आ रहा हूँ। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें वो चीज मुझे देनी चाहिए। मैंने तुम्हें सोल बैनर बनाने का तरीका सिखाया ना, अब तुम फ्यूचर में किसी को भी ये तरीका सिखा सकते हो कि अब ये तरीका हमेशा तुम्हारे पास ही रहने वाला है, तो तुम चाहे कितने ज्यादा मर्जी जाकर सोल बैनर्स बना सकते हो, तो बदले में तुम्हें ये कीमत देना पड़ेगी। अब तुम्हें अपनी रिंग मुझे देना पड़ेगी। साथ ही वो लिन फेंग की तरफ देखता और कहता है, मुझे समझ आ गई, लगता है कि तुम मुझे ये रिंग नहीं देना चाहते। और साथ ही लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है। वो लिन फेंग पर अटैक करता है और अपनी पावर्स को अनलीश करता है, तो लिन फेंग को भी पता चल जाता है कि ये जान राम की लेटर स्टेजेस पर है, यानी कि ये कम से कम 5वें लेवल से तो ऊपर ही होगा। लिन फेंग से बहुत ज्यादा पावरफुल है, पहले इसने अपनी पावर्स को सप्रेस किया हुआ था। लिन फेंग जंप करते पीछे की तरफ हटता और कहता है, अरे इस बात का क्या मतलब है? तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया? ली शेंग उसे कहता है, मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक इसलिए किया क्योंकि आज से पहले किसी ने भी मेरी बात को मना नहीं किया। मैंने जो भी किसी को करने को कहा उसने वो किया है, हिम्मत कैसे हुई मुझे ना करने की? लिन फेंग उसे कहता है, मैंने भी आज से पहले अपनी जिंदगी में कभी भी किसी को वो चीज नहीं दी जो मैं नहीं देना चाहता। मास्टर ली शेंग उसे कहता है, अगर आज तुम यहाँ पर कुछ पीछे छोड़कर नहीं जाते, यानी कि मुझे मेरी कीमत नहीं मिलती, तो फिर तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। मैं और तुम्हारी उन दोनों लड़कियों को मरना होगा। तुम्हारा लिन फेंग उसे गाली देता और कहता है, कोशिश करके देख ले, अगर तू ऐसा कर सकता है। साथ ही मां लिन फेंग अपनी सोल पावर को यूज करते हुए अपने हाथ में अपनी तलवार बना लेता है। लिन फेंग अपनी तलवार निकाल लेता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लिन फेंग को लगता है कि वो एक स्ट्राइक के साथ उसे मार सकता है, क्योंकि अभी तक लिन फेंग को उसकी रियल स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता। शेंग उसके सामने खड़ा होता है और कहता है, कोशिश करके देख लो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मेरे खिलाफ तुम इस तरह की कमजोर वेपन को यूज कर पाओगे? तो लिन फेंग जैसे उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है, लिन फेंग की तलवार तो उसके ओरा को भी भेद नहीं पाती, क्योंकि उसकी बॉडी के इर्द गिर्द जो एक कॉस्मिक ओरा होता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ये जान राम की लेटर स्टेजेस का है। लिन फेंग से देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ली शेंग उसे कहता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा अच्छी है। लिन फेंग कहता है, मेरी तलवार ने उसके ऊपर जरा भी डैमेज नहीं किया, हालांकि इसी तलवार के साथ मैं जान राम के एक्सपर्ट्स को भी मारता रहा हूँ। तो वहीं से खड़े खड़े लिन फेंग को किक मारता है, जिससे लिन फेंग बचते हुए जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है। लिन फेंग कहता है, इसने अपनी कल्टीवेशन को हिडन किया हुआ था, में इसकी कल्टीवेशन लेवल तो बहुत ज्यादा है, इसी वजह से मेरी स्ट्राइक का इसके ऊपर कोई भी डैमेज नहीं हुआ। लिन फेंग कहता है, अब जब किसी बंदा मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रिक को आजमा सकता हूँ, मुझे यहाँ पर अपने ब्लैक लोटस को यूज करना होगा। लिन फेंग वहाँ पर अपने ब्लैक लोटस को एक्टिवेट करता है और ब्लैक लोटस को उसकी तरफ फेंक देता है। लिन फेंग का ब्लैक लोटस, क्योंकि आपको पता है, बहुत ज्यादा पावरफुल है और अपने सामने आने वाले हर एक बंदे, चाहे वो जान राम का एक्सपर्ट ही क्यों ना हो, वो उसको भी जला देता है। लिन फेंग अपने फ्लेम लोटस को उसकी तरफ फेंकने के बाद जल्दी से बाहर की तरफ भागना शुरू कर देता है। फ्लेम लोटस उसकी बॉडी के साथ जाकर टकराता है, तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। इस धमाके के इफेक्ट के ढटने के बाद दिखाते हैं कि वो मास्टर सही सलामत होता है और लिन फेंग से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकती हो? लिन फेंग उसे कहता है, तुम खुद मुझे यहाँ पर लेकर आए थे और अब यहाँ पर देखो तुम खुद ही मेरे पर अटैक कर रहे हो। मैं तो यहाँ से जाने वाला हूँ, तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक लो। ली शेंग उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तो तुम्हें रोकूंगा ही, क्योंकि मुझे तुमसे वो चाहिए, तुमने फ्री में मुझसे कुछ भी नहीं ले सकते। लिन फेंग बड़ी स्पीड के साथ मेन हॉल से बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही वो मैंकिंग से कहता है, मैंकिंग जल्दी आओ, हमें यहाँ से निकलना है। मैंकिंग बड़ी स्पीड से उड़ते हुए उसके पीछे आ जाती है। मैंकिंग क्योंकि उड़ सकती है, इसी वजह से वो लिन फेंग के साथ चली जाती है, जबकि नूना वहीं पर खड़ी रह जाती है। नूना कहती है, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, इसी वजह से मैं उन दोनों के साथ नहीं जा सकती। अगर मैं उन दोनों के साथ जाऊंगी भी तो वो लोग भी बहुत ज्यादा स्लो हो जाएंगे, क्योंकि मैं उड़ भी नहीं सकती, वो दोनों को मुझे अपने साथ लेकर उड़ना होगा। फादर मर चुके हैं, मेरा पूरे का पूरा कबीला तबाह हो चुका है, इसी वजह से अब मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो अगर मैं मर भी जाऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दोनों लोग जिंदा रहने चाहिए। नूना वहीं पर लिन फेंग की तरफ देखकर रो रही होती है और कहती है, ठीक है तुम दोनों जाकर अपनी जिंदगी गुजारो, तुम्हारी वजह से मुझे दोबारा जिंदा रहने का मौका मिला है, करूंगी काश हम लोग दोबारा जिंदगी में कभी मिल सके। लिन फेंग जो कि मैंकिंग के साथ बड़ी स्पीड के साथ भाग रहा होता है और वो मास्टर भी उनके पीछे ही होता है। लिन फेंग मैंकिंग से कहता है, ये बंदा बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर है, इसने मुझे सोल बैनर बनाना सिखा दिया, उसके बाद इसे मेरी
की रिंग चाहिए, ये मुझसे मेरा सब कुछ मांग रहा है। जैसे मैं भाग रहा हूँ कि मैं इसको कुछ भी नहीं देना चाहता। मास्टर ली शेंग भी पीछे से चिल्लाकर उसे कहता है, लिन फेंग क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि इस तरह करना जरूरी है? मैं तो बस तुमसे तुम्हारी रिंग मांग रहा हूँ, अपनी रिंग मुझे दे दो और तुम यहाँ से चले जाओ। हम दोनों आपस में दुश्मन तो है ही नहीं, हम लोग दोस्त हैं। लिन फेंग मैंकिंग से कहता है, मैंकिंग ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर हम दोनों यहाँ पर अपनी पावर्स को कंबाइन भी करें और मिलकर इसका सामना करें तभी हम दोनों इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें अपनी दुनिया में भागकर जाना होगा, यहाँ से निकलना होगा। ये बंदा तो वाकई में बहुत ज्यादा एरोगेंट है, ये तो मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये मुझसे मेरी रिंग लेकर छोड़ेगा। काफी देर हो गई ये हमारा पीछा कर रहा है। फेंग और मैंकिंग दोनों ही डेजर्ट में काफी दूर तक निकल आते हैं क्योंकि ये लोग उस तरफ आ रहे हैं, उस सोल फॉर्मेशन तक जहाँ से ये लोग दुनिया में वापस जा सकते हैं, लव सिक फॉरेस्ट में। मिस्टर ली शेंग उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है, मुझे इसकी रिंग अब नहीं चाहिए बल्कि मुझे अब ये लड़का चाहिए, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लिन फेंग और मैंकिंग दोनों ही जल्दी से वहाँ पर डेजर्ट के अंदर लैंड करते हैं। डेजर्ट के अंदर लैंड करने के बाद वो वहीं पर अपने पोर्टल को पार करते हुए लव सिक फॉरेस्ट में चले जाते हैं। तो जाने से पहले लिन फेंग उस मास्टर की तरफ देखता है और उसे कहता है गुड बाय, और गुड बाय बोलते ही वो अंदर चला जाता है। क्योंकि वो मास्टर ली शेंग ऊपर खड़ा देख रहा होता है और कहता है, ये लोग यहाँ पर हवा में कैसे गायब हो गए? लेकिन उस मास्टर को शायद इस बारे में कुछ पता है, वो देखकर कहता है तो इसका मतलब वो यहाँ पर है, और साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। उसे हमारी स्टोरी फिर से जूजू कंट्री में वापस आ गई है। लिन फेंग वापस आने के बाद अपनी मदर को सारी बात बताती है, तो उसकी मदर उसे कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कहीं पर भी जाओ या ना जाओ, लेकिन याद रखना हमेशा तुम अपनी जान को पहले बचाना होगा, तुम्हें अपनी जान को बचाना होगा क्योंकि तुम अब हम सभी लोगों के साथ जुड़े हुए हो, हमेशा जिंदा वापस आना है। और तुम्हारे फादर सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम हमेशा जिंदा रहो और हमारे सामने हंसते खेलते रहो। फेंग उनसे कहता है, मदर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं अपनी सुप्रीम अकेडमी में वापस जा रहा हूँ अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए। उसे कहती है, हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है तुम चले जाओ। फेंग कहता है, लेकिन फादर कहाँ पर है? मुझे भी फादर से भी मिलना है। वो अपने फादर से मिलने के लिए जाता है तो उसके फादर बैल्कनी में खड़े होते हैं। लिन फेंग उनके पास जाता है और उनसे कहता है, फादर आप इतने ज्यादा उदास क्यों लग रहे हैं? तो लिन फेंग सोच रहा होता है, फादर के माथे के ऊपर जो सील है उसकी वजह से इनकी सोल पावर सील हो चुकी है। मुझे लगता है कि फादर भी अपनी सोल पावर को रिलीज करना चाहते होंगे या अपनी स्पिरिट एनर्जी को यूज करना चाहते हैं। तो मुझे अपने फादर के माथे के ऊपर से सील को अनलॉक करना है, तो मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल होना होगा। एक दिन मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, उसके बाद मैं अपने फादर की सील को हटा दूंगा क्योंकि फादर के माथे के ऊपर जो सील लगी है वो मेरी वजह से है। कहीं से आगे हमारा कहानी सुनाने वाला आ जाता है। वो कहता है, लव सिक फॉरेस्ट की डेप्थ काफी ज्यादा गहरी है, किसी को नहीं पता कि लव सिक फॉरेस्ट में क्या कुछ है। इससे पहले किसी को भी लव सिक फॉरेस्ट में आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन आज के बाद लिन फेंग और मैंकिंग यहाँ पर फ्रीली आ सकते हैं। लिन फेंग और मैंकिंग को यहाँ पर आने से कोई भी नहीं रोकने वाला, जबकि पूरे जूजू कंट्री में सभी लोगों को ये बात पता चल चुकी है कि लिन फेंग ही का बेटा है। इसी वजह से अब किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो लिन फेंग के ऊपर अटैक कर सके। क्योंकि मैंगी ने सभी के सामने ये बात बताई थी और उन सभी को वार्निंग भी दी थी कि कोई भी उसके बेटे लिन फेंग को हाथ नहीं लगाएगा। ऊपर से लिन फेंग को मार पाना इतना भी आसान काम नहीं है क्योंकि लिन फेंग के पास अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है। लिन फेंग अपनी मैंकिंग के साथ अपनी सुप्रीम अकेडमी में वापस आ जाता है। जब वो सुप्रीम अकेडमी में वापस आता है तो सुप्रीम अकेडमी के लड़के कहते हैं, ये तो हमारी अकेडमी का नंबर 1 जीनियस है, के साथ इसकी खूबसूरत गर्लफ्रेंड मैंकिंग है। ये दोनों ही वाकई में बहुत ज्यादा परफेक्ट जोड़ी है। एक बहुत ज्यादा प्योर और खूबसूरत है और दूसरा बहुत ज्यादा हैंडसम एंड एलिगेंट है। दोनों तो एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। फेंग और मैंकिंग वापस से अपनी मेन हॉल में आते हैं जहाँ पर मास्टर हाउ और मास्टर ची बैठे होते हैं। एनजीओ मास्टर हाउ से कह रही होती है, क्या आप मुझे एल्केमी सिखा सकती है? मैं एक बहुत ही फास्ट लर्नर हूँ, आप मैं मुझे सिखाएंगे तो मैं बहुत ही जल्दी सीख जाऊंगी। टिंजी और जिंगजुन भी वहीं पर होते हैं। ये सभी लोग यहाँ पर मास्टर्स के पास ही बैठे होते हैं। सभी बैठे वहाँ पर गप्पे लगा रहे होते हैं। लिन फेंग वहाँ पर आता है और कहता है, मास्टर ची, मास्टर हाउ, आप दोनों तो यहाँ पर गप्पे लगा रहे हैं, लगता है कि आप लोग अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो हाउ से कहते हैं, लिन फेंग तो फाइनली तुम वापस आ ही गए। मास्टर ची से कहते हैं, लड़के जरा देखो तो सही, ऐसी बात कौन कर रहा है कि हम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं? हम एक बहुत ही खूबसूरत गॉडेस के साथ एक वेकेशन के ऊपर गए हुए थे, तुम पता ही नहीं कहाँ पर थे और तुम आज इतने दिनों के बाद वापस आए हो। लाइफ को तो तुम एंजॉय कर रहे हो, बुढ़े लोगों ने यहाँ पर लाइफ को क्या एंजॉय करना है, हम तो बस थोड़ा सा टाइम पास कर रहे थे। मास्टर हाउ से कहते हैं, इसके मजाक को छोड़ो, मास्टर ची की बातों पर ध्यान न दो, मुझे ये बताओ तुम्हें हमसे क्या चाहिए? हम लोग तुम्हारे ऑर्डर्स को सुनने के लिए रेडी हैं। फेंग उनसे कहता है, मास्टर ची, मास्टर हाउ, मैं आप लोगों को ऑर्डर्स कैसे दे सकता हूँ? ये तो मेरी बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि आप लोगों ने तब मुझे फॉलो करना स्टार्ट किया जब मैं बहुत ज्यादा वीक था। आपने मेरे अंदर वो खूबी देख ली जो कोई और नहीं देख पाया। बात को हमेशा याद रखूंगा, मैं आपको ऑर्डर्स नहीं दे सकता, आप तो मेरे एल्डर्स हैं। मास्टर हाउ से कहते हैं, हम लोगों ने तुम्हारे अंदर वो बात पहचान ली थी, हम लोग ये नहीं पहचान पाते तो हम लोग तुम्हारे साथ ये रिलेशनशिप कभी नहीं रख पाते, इसी वजह से हमने तुम्हें फॉलो किया था। हम तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करने के तैयार हैं। मास्टर ची लिन फेंग से कहते हैं, तुम तो बिल्कुल औरतों की तरह बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो, मैं यहाँ पर अपने एल्डर्स को ऑर्डर्स देने चाहिए, हम तुम्हें फॉलो कर रहे हैं और तुम हमारे लीडर हो। लिन फेंग उनसे कहता है, चले भी ठीक है, मैं यहाँ पर आपके लिए नए ऑर्डर्स देने वाला हूँ। मास्टर हाउ से कहते हैं, मास्टर हाउ, मैं चाहता हूँ कि
आप जैंगजू सिटी में वापस जाए, वहाँ से अपने साथ सोल्जर्स को ले, उसके बाद यूनहाई माउंटेन चेन में जाए और पूरे 7 दिन तक आपको यूनहाई माउंटेन एरिया को चारों तरफ से कवर करके रखना होगा। कुछ जाकर उसकी घेराबंदी करनी है क्योंकि अब हमारे प्लान को पूरा करने का वक्त आ चुका है। 7 दिन तक आपको वहाँ पर पूरे एरिया को कवर करके रखना होगा। जिंगशू लिनफेंग की बात सुनने के बाद सोच रही होती है, पता नहीं ब्रदर लिनफेंग इस वक्त क्या सोच रहा है। ये अपने सोल्जर्स को पूरे 7 दिन तक यूनहाई माउंटेन के इर्द गिर्द क्यों रखना चाहता है, आखिर इसका प्लान क्या है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। साथ ही लिनफेंग कहता है, मास्टर जी मैं चाहता हूँ कि आप जैंगजू सिटी में वापस जाए और वहाँ से अपने साथ कुछ सोल्जर्स को ले। उन सोल्जर्स को लेकर आपको हाउशवी सेक्टर में जाना है और वहाँ पर जाने के बाद जितने भी लोग हैं उन सभी को मार डालना, उस पूरे के पूरे सेक्टर को एक्सटर्मिनेट कर दिया जाए। मैं नहीं चाहता कि हाउशवी सेक्टर वहाँ पर रहे। मास्टर चीव से कहते हैं, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है, मैं सोल्जर्स को लेकर वहाँ पर चला जाऊंगा। मास्टर हाउस से कहते हैं, ठीक है मेरी तरफ से भी कोई मसला नहीं है, मैं माउंटेन चेन को जाकर कवर कर लूंगा। जून से कहती है, ब्रदर ली आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा प्लान क्या है, मुझे भी तो बताओ। आखिर तुम हमारी यूनहाई सेक्टर की माउंटेन एरिया को क्यों कवर करना चाहते हो, तुम उसके इर्द गिर्द अपने सोल्जर्स को क्यों लगा रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि वहाँ पर यूनहाई सेक्टर के बर्बाद होने के बाद बहुत सारे नए सेक्टर्स ने आकर कब्जा कर लिया है। उन लोगों ने अपना बेस वहाँ पर बनाया हुआ है क्योंकि वहाँ पर ब्लैक रिज माउंटेन है जहाँ पर बहुत सारे डीमन बीस्ट है। हमारे रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए वो सभी लोग वहाँ पर हैं। सारे नए सेक्टर्स के अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पर कल्टीवेट करवाने और ट्रेनिंग करवाने के लिए वो जगह काफी ज्यादा अच्छी है, इसी वजह से ये लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। लिनफेंग उसे कहता है, हाँ मुझे पता है कि ब्लैक विंड माउंटेन वहीं पर है जहाँ पर बहुत सारे डीमन बीस्ट है जिनको मारकर उनकी कोर को हासिल किया जा सकता है, और वहाँ पर हमारा लाइफ एंड डेथ एरिना भी तो है जहाँ पर ये लोग अपने सेक्टर के स्टूडेंट्स को ट्रेन करवा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपने सोल्जर्स को पूरे 7 दिन तक वहाँ पर पूरे एरिया को कवर करके रखें। उनको जाकर वार्निंग दे देना, उनको कहना कि 7 दिन है उनके पास, जल्दी से जल्दी इस जगह को खाली करके चले जाएं। 7 दिन के अंदर अंदर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं तो किसी को भी मत मारना, लेकिन अगर उनमें से कोई भी नहीं जाता तो 7 दिन के बाद अपने सोल्जर्स को लेकर अंदर चले जाना। माउंटेन एरिया के ऊपर जितने भी लोग रह रहे हैं सभी को मार डालना, किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ना, और उसके बाद वहाँ से जो कुछ भी मिले वो सब कुछ जैंगजू सिटी में लेकर वापस आना है। वो मास्टर ची से भी कहता है, मास्टर ची हाउशवी सेक्टर को बर्बाद करने के बाद उनके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे जैंगजू सिटी में वापस लेकर आने होंगे। उसके बाद आपको अपने सोल्जर्स को लेकर आइसन माउंटेन विलेज की तरफ जाना होगा। मैं चाहता हूँ कि इनके साथ भी निपटा जाए। आप आइसन माउंटेन विलेज की तरफ जाना और रास्ते में रुककर मेरा इंतजार करना, वहीं पर रास्ते में आपसे मिलूंगा। मैं एक जरूरी काम करने के लिए जा रहा हूँ। लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कल्टीवेशन की दुनिया में कोई भी कानून नहीं है, जंगल के कानून के अलावा यहाँ पर भी वही कानून लागू होता है, जिसके पास पावर है वही दूसरे का शिकार करता है। जी आज भी वो दिन याद है जब डॉन टियान लैंग ने यूई सेक्टर के पैट्रियार्च और साथ में स्नो एंड आइस माउंटेन विलेज के लोगों को अपने साथ लेकर हमारे सेक्टर के ऊपर दावा बोला था और हमारे सेक्टर के बहुत सारे डिसाइपल्स को मार डाला और हमारे एल्डर्स को, हमारे पैट्रियार्च को मार दिया था। इन सभी लोगों ने मिलकर हमारे यूनहाई सेक्टर को बर्बाद किया था। तो यूनहाई सेक्टर का नया पैट्रियार्च होने के नाते अब ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इन सभी के सेक्टर्स को बर्बाद कर दूं। पूरे 3 साल गुजर चुके हैं और मैं आज भी एक रात भी आराम से नहीं सो पाया। मुझे आज भी अपने पैट्रियार्च का मरता हुआ चेहरा दिखाई देता है। मास्टर हाउ लिनफेंग से कहते हैं, हमें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए हम लोग तुम्हारे दिए हुए इस काम को जरूर पूरा करेंगे। मैं और मिस्टर ची अभी निकलने वाले हैं और तुम्हारे इस काम के ऊपर अभी से काम शुरू कर देंगे। वो दोनों बड़ी स्पीड से वहाँ से उड़ जाते हैं। उनके वहाँ से चले जाने के बाद अब जिंगजुन और लैंजियाओ वहाँ पर बचते हैं। जिंगजुन सोच रही होती है, जी आज भी वो दिन याद है जब मैं लिनफेंग के साथ अपने यूनहाई सेक्टर को छोड़कर यहाँ पर आई थी। जब हमारा यूनहाई सेक्टर बर्बाद हुआ था उस वक्त हमारा लिनफेंग की कल्टीवेशन लेवल लेयर के 3rd लेवल पर था, लेकिन अब जरा देखो तो सही, पूरे के पूरे सुप्रीम अकेडमी इसके अलावा पूरे के पूरे इंपीरियल सिटी में लिनफेंग का नाम गूंजता है। सभी लोग लिनफेंग को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है। यहाँ तक कि लिनफेंग इस वक्त इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि हमारे पुराने पैट्रियार्च यानी नैनगोंग लिंग वो भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो भी एक जान नाम के एक्सपर्ट नहीं थे। मुझे लगता है कि लिनफेंग वाकई में हमारे यूनहाई सेक्टर को दोबारा से रिकवर कर सकता है और दोबारा से उसकी ग्लोरी को हासिल कर सकते हैं। लैंजियाओ आगे बढ़ती है और लिनफेंग से कहती है, लिनफेंग मैं भी यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि मेरे स्टार सेक्टर के कुछ लोग यहाँ पर आ चुके हैं, वो इंपीरियल सिटी में मौजूद हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ तो फिर काफी बड़ा मसला हो जाएगा, इसलिए मुझे उनके साथ खुद ही जाना पड़ेगा। फेंग उसे कहता है, क्या वाकई में तुम्हारे स्टार पवेलियन के लोग यहाँ पर हैं? अच्छा ठीक है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि सेलेस्टियल रिवर एरिया में क्या हुआ था, यानी कि वहाँ पर तुम्हारे स्टार सेक्टर के बहुत सारे लोगों को इस डॉन वूजा ने मार डाला था, लेकिन तुम ये बात किसी को भी बता नहीं सकती क्योंकि चाहे तुम कितनी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम्हारा स्टार पवेलियन कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम सेकंड प्रिंस के साथ पंगा तो नहीं ले सकोगी, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें ढूंढ कर मार डालेगा। लैंजियाओ से कहती है, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है, इसी वजह से मैं इस बात के बारे में किसी के सामने भी जिक्र नहीं करूंगी। फिर साथ ही वो आगे बढ़ती है और लिनफेंग से कहती है, क्या तुम मुझसे कुछ और भी कहना चाहती हो? अगर कहना चाहती हो तो अभी वक्त है, कह डालो, अब मैं जाने वाली हूँ। फेंग उसे कहता है, नहीं मुझे और तुमसे कुछ भी नहीं कहना, बस अपना ध्यान रखना, तुम यहाँ से जा सकती हो। तो लैंजियाओ आगे से खामोश हो जाती है, फिर साथ ही उसे कहती है, चलो फिर ठीक है, बाय बाय, अब मैं जा रही हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। मैंकिंग लिनफेंग से कहती है, लिनफेंग मुझे लगता है कि वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, लगता
लगता है कि उसे तुमसे प्यार हो गया है, तुम उसे यहाँ पर रुकने का कह सकते थे। फैंग अपना सारी लाता और कहता है नहीं, मुझे उसे रुकने का नहीं कहना। जियो के वहां से चले जाने के बाद जिंगजुन और जिंजी वहाँ पर बचते हैं तो हमारा लिनफेंग जिंगजुन से पूछता है, जिंगजुन अब मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ पर जाना चाहती हो, क्या तुम यांगसू सिटी में वापस जाना चाहोगी, यहाँ पे जुनहाई माउंटेन पर वापस जाना चाहोगी अपने नए जुनहाई सेक्टर में। जिंगजुन से कहती है मैं अपने जुनहाई सेक्टर में वापस जाना चाहती हूँ, मैं वहाँ पर जाकर मास्टर ची और मास्टर हाउ का इंतजार करूंगी। लिनफेंग उसे कहता है ये भी ठीक है तुम वहाँ पर पहले चली जाओ लेकिन अपना ध्यान रखना। फिर वो जिंजू से कहता है, जिंजू मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ लव सीक फॉरेस्ट में चलो, किंग तुम्हें वहाँ पर ले जाएगी। वो उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जिंजू उसे कहती है ब्रदर डॉनफेंग के बारे में क्या, वो कहाँ पर जाएगा, क्या वो यहीं पर रहेगा। लिनफेंग उसे कहता है हाँ उसे यहीं पर रहने दो, डॉन फैमिली का वो लड़का डॉनफेंग हमसे काफी ज्यादा अलग है, यहाँ पर रहकर उसकी कल्टीवेशन काफी तेजी के साथ बढ़ेगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। वो लड़का बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि वो बिल्कुल भी अकड़ू नहीं है और बहुत ज्यादा अच्छा है, मेरे भाई की तरह है। डॉनफेंग काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और उसके पास कुछ पास की मेमोरीज हैं जो कि उसे डॉन फैमिली के साथ जोड़ती हैं और वो फ्यूचर में एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर बन सकता है। इंपीरियल फैमिली वाले जो बात अच्छी तरह से जानते हैं, वो उसकी कल्टीवेशन में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे और उसे बहुत ही अच्छे से कल्टीवेट करवाएंगे, इसलिए हमें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि उसके लिए यहाँ पर रहकर कल्टीवेट करना ज्यादा बेहतर रहेगा। जिंगजुन से कहती है चलो ठीक है ये भी अच्छा है, तुम कम से कम उसके लिए भी सोच रहे हो। सभी लोग भी रूम से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद लिनफेंग जिंगजुन से कहता है, जिंगजुन तुम्हें जुनहाई सेक्टर की तरफ अकेले ही जाना होगा लेकिन रास्ते में अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना, अगर कुछ भी हो तो मुझे जरूर बताना। वो मैंकिंग से कहता है, मैंकिंग तुम जिंजी को अपने साथ लेकर लव सीक फॉरेस्ट चली जाओ, मैं तुम लोगों से बाद में वहीं पर मिलूंगा। तबकि उसी वक्त उनके सामने नैनशन खड़ा होता है। लिनफेंग उसकी तरफ देखता है। नैनशन उसे कहता है, यंग मास्टर लिनफेंग मैं यहाँ पर आपसे ही मिलने के लिए आया हूँ, मैं आपका इंतजार कर रहा था। फेंग उसे कहता है, नैनशन तुम अभी मुझे यंग मास्टर क्यों कहते हो, तुम मुझे लिनफेंग क्यों नहीं कहते। नैनशन उसे कहता है, नहीं यंग मास्टर, आपको यंग मास्टर ही कहा जा सकता है, मैं आपको यंग मास्टर ही कहूंगा। नैनशन लिनफेंग से कहता है, यंग मास्टर मैं यहाँ पर आपसे बात करने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर प्रिंस वूजा ने भेजा है। कंपटीशन के दौरान सभी लोगों ने देख लिया है कि आप कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और आपने वहाँ पर चू ज़ेन पेंग जो कि एक हाई ऑफिशियल था उसको मार डाला। इसके अलावा आपने शीकियों को भी मारा है और उसके साथ साथ आपने लिंगटियान की भी जान ली है। लेकिन इतने सारे कल्टीवेटर्स को मारकर आपने ये बात साबित कर दिया है कि आप एक नए हाई ऑफिशियल बनने के लायक हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डायरेक्टली एक हाई ऑफिशियल बना दिया जाएगा। इसके लिए पहले आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप उस टेस्ट को पास करते हैं तो उसके बाद ही आपको एक हाई ऑफिशियल बनाया जा सकता है। क्योंकि अगर इस तरह का कोई टेस्ट नहीं होता तो आप अभी तक एक हाई ऑफिशियल बन चुके होते। चू ज़ेन पेंग को मारने की जगह पर उसकी जगह पर 6 हाई ऑफिशियल बन जाते। लिनफेंग उसे कहता है, मेरे लिए हाई ऑफिशियल की टर्म का कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई हाई ऑफिशियल नहीं बनना क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। नैनशन उसे कहता है, सर मुझे पता है कि आपके लिए इसका कोई भी मतलब नहीं है, अगर कोई मतलब नहीं भी बनता तभी आपको हाई ऑफिशियल की पोजीशन लेनी पड़ेगी। इससे लोगों को पता चलेगा कि आपके पास कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, आपको किसी के सामने साबित नहीं करना पड़ेगा। लिनफेंग उसे कहता है, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, क्या तुम यहाँ पर वूजा की तरफ से भेजे गए हो, क्या वूजा मुझसे मिलना चाहता है। नैनशन उसे कहता है, यंग मास्टर लिनफेंग मुझे यहाँ पर सेकंड प्रिंस नहीं भेजा है, सेकंड प्रिंस काफी दिनों से आपका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पर थे नहीं। मैं काफी बार यहाँ पर आ चुका हूँ आपके इंतजार में आपको बुलाने के लिए। सेकंड प्रिंस आपसे मिलना चाहते थे लेकिन आप यहाँ पर थे नहीं। लिनफेंग उसे कहता है, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, वो मेरा इंतजार क्यों कर रहा है। नैनशन उसे कहता है, यंग मास्टर्स जियानजियान लेक के ऊपर कंपटीशन खत्म होने के बाद ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से कुछ लोग यहाँ पर हमारे कंट्री में आ चुके हैं जो कि इंपीरियल फैमिली से हैं। वो यहाँ पर बच्चों की सिलेक्शन के लिए आए हैं कि इस बार के बड़े ग्रेट कंपटीशन में कौन कौन से बच्चे हिस्सा लेंगे। ड्रैगन माउंटेन वाले अकेले यहाँ पर नहीं आए बल्कि वो टियानफेंग माउंटेन से भी काफी सारे कल्टीवेटर्स को अपने साथ लेकर आए हैं। वो सारे के सारे कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा पावरफुल है, वो सारे यंगस्टर्स हैं। वहाँ पर एक और छोटा सा कंपटीशन भी हो सकता है जहाँ पर आपको टियानफेंग से आए हुए कल्टीवेटर्स के साथ फाइट करने का मौका मिलेगा, जिससे ये बात साबित होगी कि आप लोग इस ग्रेट कंपटीशन में हिस्सा लेने के लायक हैं या नहीं। हमारे प्रिंस वूजा ने जूजू कंट्री की तरफ से सभी के लिए एक बैंक्वेट पार्टी का बंदोबस्त किया है। उस बैंक्वेट पार्टी में वो सभी कल्टीवेटर्स भी आने वाले हैं टियानफेंग के और ड्रैगन माउंटेन एरिया के, जबकि आपको भी वहाँ पर इनवाइट किया गया है। जूजू कंट्री के बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स को भी वहाँ पर बुलाया जाएगा के चांसेस हैं ग्रेट कंपटीशन को ज्वाइन करने के। हालांकि ये बैंक्वेट पार्टी बहुत ज्यादा पहले हो जानी चाहिए थी लेकिन क्योंकि आप यहाँ पर नहीं थे, आप मिसिंग थे, इसी वजह से हमारे प्रिंस वूजा ने इस पार्टी को पोस्टपोन कर दिया और सिर्फ आपकी वजह से उसने बैंक्वेट पार्टी को लेट कर दिया। उसने कहा कि हमारा खास बंदा अभी तक आया नहीं है। तो ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से आए हुए लोगों ने भी कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया है, इसी वजह से आपको आज रात वहाँ पर लाजमी आना पड़ेगा। मैं हर रोज यहाँ पर आकर आपका इंतजार कर रहा था। इसके अलावा मैं लव सीक फॉरेस्ट में भी गया था आपको ढूंढने के लिए। मैंने सारे के सारे लव सीक फॉरेस्ट में देख दिया लेकिन आप मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। उसके बाद मुझे पता चला कि आप सुप्रीम एकेडमी में वापस आ गए हैं, तो मैं जल्दी से यहाँ पर भागता हुआ आ गया ताकि मैं आपको ये मैसेज दे सकूं कि आप वापस आ चुके हैं। तो प्रिंस वूजा ने आज रात को बैंक्वेट पार्टी का बंदोबस्त किया है, तो आपको वहाँ पर लाजमी आना पड़ेगा। तो लिनफेंग नैनशन से कहता है, नैनशन जाकर अपने प्रिंस वूजा को बता देना, ठीक है मैं आज रात की बैंक्वेट पार्टी में आ जाऊंगा। नैनशन उसे कहता है, यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है हम
लोग आपका इंतजार करेंगे। लिनशेन के वहाँ से चले जाने के बाद लिनफेंग कहता है मेरी माँ के वहाँ पर अपीयर होने के बाद सब कुछ बदल चुका है। जैसे सभी लोगों को पता चला है कि मैं मैंगी का बेटा हूँ तो सब कुछ बदल गया है। लास्ट टाइम लव सिक फॉरेस्ट में जब मैं प्रिंस डान वूजा के साथ था वहाँ पर मेरी फाइट हुई थी। यंग मास्टर यूटियान जिंग के साथ मेरी फाइट हुई थी, लेकिन उस फाइट के दौरान प्रिंस वूजा ने जरा भी दखलंदाजी नहीं की, जिसकी वजह से मैंने यूटियान जिंग को वहीं पर मार दिया था। बाद उसके थर्ड अंकल यूक्यू वहाँ पर आ गए और वो मुझे मारना चाहते थे, अपने भतीजे की मौत का बदला लेना चाहते थे। वो भी वहाँ पर मेरी मदर की भेजी हुई वॉरियर्स के हाथों से क्रिपल हो गया और क्रिपल होने के बाद प्रिंस डान वूजा ने उसके ऊपर अटैक करके उसकी जान ले ली। लव सिक फॉरेस्ट के अंदर तो मुझे कोई भी नहीं मार सकता क्योंकि लव सिक फॉरेस्ट तो मेरी माँ की जगह है। वहाँ पर मेरी माँ के वॉरियर्स मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। मुझे लगता है कि डान वूजा को ये बात पहले से पता थी कि मेरी माँ कौन है, कि मैं मैंगी का बेटा हूँ, क्योंकि ये सब कुछ उसने पहले से प्लान किया हुआ था। इसलिए उसने मुझे स्पेशली लव सिक फॉरेस्ट में बुलाया था। उसे पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए मॉम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर जरूर आएंगी। लिनफेंग कहता है जब मैं सेलेस्टियल रिवर एरिया में था तो वहाँ पर हाथ में 9 ड्रैगन कॉल्ड्रॉन लगा था। 9 ड्रैगन कॉल्ड्रॉन जब मैंने ले ही लिया था उसके बाद डान वूजा ने मेरे हाथ से वो भी छीन लिया। वो बहुत ज्यादा पावरफुल था और मुझे उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना था, इसी वजह से मैंने उसको 9 ड्रैगन कॉल्ड्रॉन दे दिया था। लेकिन उस वक्त भी डान वूजा को बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ा। उस वक्त कोई मास्टर वहाँ पर मेरे दरवाजे के ऊपर एंशिएंट 9 ड्रैगन कॉल्ड्रॉन को रख कर चला गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो पावरफुल कल्टीवेटर कौन था। मुझे लगता है कि उसमें मेरी मॉम ने वहाँ पर भेजा होगा। मैं अगली बार जब अपनी मॉम से मिलूंगा तो उनसे जरूर पूछूंगा कि वो पावरफुल कल्टीवेटर कौन था जिसने वहाँ पर मेरी मदद की थी वो 9 ड्रैगन कॉल्ड्रॉन मुझे देकर। यहाँ से नेक्स्ट सीन प्रिंसेस जिंजी का दिखाया जाता है। लिनफेंग प्रिंसेस जिंजी से मिलने के लिए उसके पैलेस में जाता है। लिनफेंग कहता है काफी दिन हो गए हैं प्रिंसेस जिंजी से नहीं मिला, तो पहले उससे जाकर मिल लेता हूँ। तो वो उसके पैलेस के बाहर उतरता है। वहाँ पर जो गार्ड लड़कियां होती हैं मुझसे कहती हैं यंग मास्टर यहाँ पर प्रिंसेस से मिलने के लिए आए होंगे। हम लोग जाकर प्रिंसेस को बताते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे क्या करना है, आप यहीं पर रुके। लिनफेंग कहता है हाँ ठीक है, मैं यहीं पर इंतजार करूंगा। लड़की अंदर जाकर प्रिंसेस को बताती है तो प्रिंसेस अंदर से भागती हुई बाहर आती है, जहाँ तक कि उसका सांस फूल रहा होता है और साथ ही वो रो भी रही होती है। लिनफेंग उसकी तरफ देखकर काफी हैरान होता है। उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है तुम तो वाकई में यहाँ पर आ गई, तुम मुझे देखने के लिए आए हो। लिनफेंग कहता है प्रिंसेस तुम्हें इस तरह भागकर आने की क्या जरूरत थी, तुम मुझे बता देती मैं अंदर ही आ जाता तुमसे मिलने के लिए। प्रिंसेस उसे कहती है नहीं नहीं ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तुम इतनी दूर से यहाँ तक मुझसे मिलने के लिए आए हो तो अंदर से यहाँ तक मुझे तुम्हारे से मिलने के लिए आना था, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए हो तो इसका मतलब यह है कि तुम मुझे देखना चाहते थे। मैं वहाँ अंदर से भागती हुई यहाँ तक आई हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं भी तुम्हें देखना चाहती थी। प्रिंसेस जिंजी लिनफेंग को अपने साथ अंदर ले जाती है। वो उसे अंदर लेकर जाती है तो दीवार के ऊपर बहुत सारी पेंटिंग्स होती है। ये सारी पेंटिंग प्रिंसेस जिंजी ने नहीं बनाई है। लिनफेंग कहता है मैं जब इन पेंटिंग्स को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये पेंटिंग्स मेरी रियल सेल्फ से भी ज्यादा अच्छी हैं। उसे कहती है हाँ मुझे भी लगता है कि मेरी पेंटिंग्स पहले से काफी ज्यादा अच्छी होती जा रही है। लिनफेंग कहता है हाँ तुम्हारी पेंटिंग्स पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। प्रिंसेस जिंजी शर्माते हुए उसे कहती है जब तुम मेरे पास नहीं होते तब मैं ये पेंटिंग्स बनाती हूँ और इन पेंटिंग्स के साथ तुम्हारी बातें करती हूँ। अब मुझे यहाँ पर अकेलापन महसूस नहीं होता। यहाँ पर लिनफेंग भी शायद जज्बात में बह जाता है। वो उसे कहता है बस तुम इंतजार करो जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम आसपास जब भी देखा करोगी मैं वहीं पर हमेशा तुम्हारे पास ही हुआ करूंगा। बात देखना तुम कहोगी कि मैं तुम्हारा चेहरा देख देख कर बहुत ज्यादा पक गई हूँ। प्रिंसेस जिंजी फटाफट से उसकी बात को पकड़ लेती है और उसे कहती है तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम दोनों की शादी होने वाली है, तो मुझे बताओ कि हम लोग शादी कब कर रहे हैं। उसकी बात सुनते ही बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसे भी लगता है कि उसने यहाँ पर गलत बात कर दी है। भी आगे से शर्माना शुरू कर देती है और कहती है मैं तो बस मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे मुंह से निकल गया होगा। मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम और मैंकिंग एक को ना एक दिन जरूर शादी कर लोगे, क्योंकि तुम दोनों की जोड़ी वाकई में बहुत ज्यादा परफेक्ट है। बस तुम्हारे साथ रहकर भी खुश हूँ, तुम बस एक दासी बनाकर मुझे अपने साथ रख लेना, मैं अपनी प्रिंसेस की गद्दी छोड़ने को भी तैयार हूँ। यहाँ पर हमारा कहानी सुनाने वाला आ जाता है। कहानी सुनाने वाला कहता है प्रिंसेस एक ऐसी लड़की है जो कि लिनफेंग से इतना ज्यादा प्यार करती है कि वो अपनी प्रिंसेस की गद्दी को भी छोड़ने को तैयार है। वो चाहती है कि वो लिनफेंग दासी बनकर उसके साथ रहे, कि वो उससे सच्चा प्यार करती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ लिनफेंग के साथ रहना चाहती है। हालांकि वो लिनफेंग की तरफ देखकर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा उदास है। असल में वो लिनफेंग के साथ शादी करना चाहती है। लिनफेंग जिंजी से कहता है जिंजी आज तुम्हारे भाई ने मुझे रात की बैंक्वेट पार्टी में इनवाइट किया है और बहुत सारे लोग आने वाले हैं। ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से और टियानफेंग एम्पायर से बहुत सारे लोग वहाँ पर आएंगे, वो सभी लोग उसी बैंक्वेट पार्टी में होंगे। जिंजी उसे कहती है क्या वाकई में वहाँ पर बहुत सारे लोग आने वाले हैं। लिनफेंग उसे कहता है वहाँ पर बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो क्या तुम मेरे साथ वहाँ पर उस पार्टी में चलोगी। प्रिंसेस उसकी बात सुनते ही शर्माना शुरू कर देती है और कहती है क्या वाकई में। लिनफेंग उसे कहता है हाँ वाकई में, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ वहाँ पर ले चलूंगा अगर तुम मेरे साथ जाना चाहो तो। प्रिंसेस जिंजी उसे कहती है लिनफेंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लिनफेंग कहता है लेकिन तुम ये बात सुन के रोना क्यों शुरू कर दिया। प्रिंसेस जिंजी उसे कहती है मैं ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम मुझे अपने साथ एक पार्टी में लेकर जा रहे हो। प्रिंसेस जिंजी लिनफेंग की ये वाली बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश है कि लिनफेंग उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर शाम की इस
बैंक्वेट पार्टी में लेकर जाना चाहता है। सभी लोगों के सामने वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जाएंगे। इस वजह से हमारी प्रिंसेस जिंजी ने वहाँ पर रोना शुरू कर दिया है। लिनफेंग उसे गले से लगा लेता है और साथ ही लिनफेंग सोच रहा होता है, मैं तो बस एक छोटा सा जैंगजू सिटी का चीफ हूँ, मैं एक छोटा सा मार्किस हूँ, ये एक प्रिंसेस है, इसका स्टेटस मुझसे बहुत ज्यादा हाई है, हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। ये पगली मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। लिनफेंग सोच रहा होता है, इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं इसके लिए इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। मैं इसे बैंक्वेट पार्टी में अपने साथ लेकर चला जाता हूँ जिससे ये खुश हो जाएगी। तो प्रिंसेस उसे कहती है, तुम यहीं पर रुककर मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में फ्रेश होकर आती हूँ, मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। जल्दी से अपने रूम में नहाने के लिए चली जाती है और वो दरवाजा भी खुला छोड़ देती है। जाने से पहले उसे कहती है, क्या तुम आसपास नजर रखोगे, कोई यहाँ पर न आने पाए। बैंक दरवाजे की तरफ ही देख रहा होता है क्योंकि उसने दरवाजा खुला छोड़ा होता है। वो अंदर जाकर पर्दों के पीछे नहाना शुरू कर देती है, जबकि लिनफेंग शर्म के मारे वहीं पर खड़ा घूर घूर कर देख रहा होता है। तो सोच रहा होता है, इसने दरवाजा बंद क्यों नहीं किया। लिनफेंग कहता है, क्या इसको जरा भी इस बात का डर नहीं है कि मैं इसको नहाते हुए देख सकता हूँ। थोड़ी देर के बाद प्रिंसेस नहाने के बाद अपनी नई ड्रेस पहनकर बाहर निकल आती है। बाहर निकलने के बाद वो उसे कहती है, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि तुमने पहले कभी मेरी बॉडी देखी ही नहीं। मुझे पता है तुमने पहले भी देखी है। ये बताओ कि क्या मैं इन ड्रेस में अच्छी लग रही हूँ, क्या आज रात हम दोनों वहाँ पर अच्छे लगेंगे या नहीं। वहाँ पर तैयार होकर बाहर निकलती है तो उसने नीले रंग का ड्रेस पहना हुआ और काफी ज्यादा अच्छा है। बैंक उसे कहता है, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। तुझे नहाने के लिए दोपहर के वक्त गई थी और अब आसमान के ऊपर चांद निकला हुआ है, यानी कि लड़कियों को तैयार होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बैंक उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। तो जिंजी जल्दी से आकर उसका बाजू पकड़ लेती है। लिनफेंग कहता है, जिंजी मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम दोनों इस तरह वहाँ पर जाएंगे, तुम तो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो, तो सभी लोगों की नजरें मेरे ऊपर होंगी कि मैं कौन हूँ जो तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। प्रिंसेस उसे कहती है, चलो लिनफेंग अब हम लोग पार्टी में चलते हैं। लिनफेंग कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। इसे हमारा नेक्स्ट सीन डान वूजा माउंटेन का दिखाया जाता है, जहाँ पर डान वूजा ने बैंक्वेट पार्टी रखी हुई है। उसने अपनी माउंटेन के ऊपर अपने पैलेस के अंदर पार्टी रखी है। सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो रहे होते हैं, जितने लोगों को वहाँ पर इन्वाइट किया गया होता है। लिनफेंग प्रिंसेस का हाथ पकड़कर वहाँ पर आ रहा होता है कि वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं वो वहाँ पर उसको पहचान लेते हैं और कहते हैं, ये तो लिनफेंग है। लेकिन ये प्रिंसेस के साथ क्या कर रहा है, लगता है कि प्रिंसेस के साथ भी इसके काफी ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। हाँ, तो कि प्रिंसेस जिंजी के साथ तो फ्लर्ट करने के लिए बहुत सारे नोबल यंग मैन थे, लेकिन उनमें से कोई भी इसको पसंद नहीं आया। उन सभी को प्रिंसेस जिंजी ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आज फाइनली प्रिंसेस यहाँ पर लिनफेंग के साथ है। लिनफेंग तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। पहले पूरे के पूरे कंट्री में इसका नाम गूंज रहा है और ऊपर से अब प्रिंसेस भी इसी को मिल गई है। एक बार चलते चलते लिनफेंग जिंजी से कहता है, प्रिंसेस क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि यहाँ पर जितने भी नोबल यंग मैन खड़े हैं, ये सभी लोग मुझे घूर कर देख रहे हैं और मुझे लगता है कि इन सभी को पहले से भी मुझसे ज्यादा गुस्सा आएगा। प्रिंसेस आगे से हंसते हुए से कहती है, तुम्हारे तो पहले से बहुत सारे दुश्मन है, थोड़े से और बन जाएंगे तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। लिनफेंग उसे कहता है, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। साथ ही लिनफेंग उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है, यानी कि ये दोनों यहाँ पर कपल बनकर आगे बढ़ने वाले हैं। प्रिंसेस और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है। इसे हमारा नेक्स्ट सीन पवेलियन का दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग बैंक्वेट पार्टी के लिए इकट्ठे हुए हैं। प्रिंस वूजे वहाँ पर अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा होता है कि उसके साथ ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के एल्डर बैठी होती हैं और उनके सामने बहुत सारे एल्डर्स बैठे होते हैं जो कि दूसरी फैमिली से हैं। ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के एम्बेसिडर हमारे प्रिंस वूजा से कहते हैं, प्रिंस तुमने जहाँ पर हमारी पार्टी को कितने दिनों तक डिले करवाया, वो भी सिर्फ एक बंदे के लिए, क्या तुम्हारा वो बंदा यहाँ पर आ चुका है? आखिर हम भी तो देखी कि वो कितना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है जिसके लिए हम सभी को इतना ज्यादा इंतजार करना पड़ा है। डान वूजा उसे कहता है, प्लीज मास्टर आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, मैंने उस बंदे को इन्वाइट किया हुआ है, आज वो यहाँ लाजमी पहुंचेगा, हमारे जूजू कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि इस बार के ग्रेट कंपटीशन में वो भी जरूर हिस्सा लेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस पोजीशन को समझ सकते हैं कि इस वक्त मैं कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ा हुआ हूँ, मुझे उसका इंतजार करना पड़ेगा और आपको भी मेरे साथ उसका इंतजार करना पड़ेगा। आपको जो दिक्कत हो रही है उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ड्रैगन एम्पायर के एम्बेसडर उसे कहते हैं, मैं तो यहाँ पर जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर वो स्पेशल बंदा कौन है जिसके लिए हमें इतना ज्यादा इंतजार करना पड़ा है। साथ साथ टियानफैंग सिटी से आए हुए बाकी के सारे कल्टीवेटर्स और स्टार पवेलियन से आए हुए सभी लोग, वो सभी लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि वो बंदा कब यहाँ पर पहुंचेगा। जबकि बैंक्वेट पार्टी स्टार्ट होने वाली है, वो लड़का तो अभी भी यहाँ पर नहीं पहुंचा और कितना इंतजार करना पड़ेगा। टियानफैंग सिटी से जो एनवी आए होते हैं उनमें से सेकंड नंबर पर जो एनवी होता है वो उसे कहता है, मैं तो यहाँ पर इस बात को लेकर ज्यादा क्यूरियस हूँ कि प्रिंस डान वूडाओ यहाँ पर आने वाला है या नहीं। इन साथ ही वो प्रिंस वूजा से कहता है, अगर तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ पर होता तो मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ पर कभी भी नहीं होते, क्योंकि तुम दोनों एक जगह के ऊपर बिल्कुल भी नहीं हो सकते। वूजा उसकी बात सुनने के बाद कहता है, ये तो साफ साफ यहाँ पर मेरी इंसल्ट कर रहा है, इसे लगता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, ये बात ठीक है कि टियानफैंग सिटी से जो एनवॉय यहाँ पर आए हैं ये उनमें से दूसरे नंबर पर है, इसका रैंक 2 है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं है। डान वूजा भी उसकी इंसल्ट करने के लिए कहता है, तुम 7 एनवॉयज में से तुम्हारा फर्स्ट रैंक वाला एनवॉय भी तो यहाँ पर नहीं आया, अगर वो यहाँ पर होता तो फिर ना प्रिंस वूडाओ भी यहाँ पर जरूर आता, कि तुम सभी लोगों के लिए उसको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद सेकंड एनवॉय बेचारा खामोश हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी इंसल्ट हो गई है। टियानफैंग सिटी का
7th एनवी भी यहीं पर होता है। वो कहता है मैंने सुना है जूजू कंट्री की प्रिंसेस जिंजी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि शादी के लायक हो चुकी है। मुझे लगता है कि प्रिंस को हम सभी एनवॉइस में से किसी एक एनवॉय को अपनी बहन के लिए चूज कर लेना चाहिए, क्योंकि हम सभी टियानफेंग सिटी के बहुत ही पावरफुल एनवीज हैं और हम लोग पूरी तरह से तुम्हारी बहन से शादी करने के लायक हैं, तो तुम्हें हम में से किसी को चूज करना चाहिए। वो लड़का यहाँ पर ये वाली बात करता है, स्काईमोन और बेन वो दोनों भी वहीं पर होते हैं। वो उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं इन कमीनों को क्या लगता है कि हम हाई ऑफिशियल्स मर गए हैं जो कि हमारी जगह के ऊपर टियानफेंग सिटी के लोग हमारी प्रिंसेस के साथ शादी करेंगे। प्रिंस डान वूजा उन सभी लोगों से कहता है तुम सभी को मेरी बहन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो पहले से किसी से प्यार करती है और वो उसके दिल में बसता है। तुम सभी को उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं उस लड़के से तुम लोगों को जल्दी ही मिलाऊंगा। अभी यहाँ पर उन सभी को इस बारे में बता रहा होता है कि उसी वक्त प्रिंसेस और लिनफेंग वहाँ पर आ जाते हैं। प्रिंसेस वहाँ पर अपने भाई से कहती है ब्रदर तुम यहाँ पर किसको किससे मिलाने की बात कर रहे हो। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि लिनफेंग यहाँ पर प्रिंसेस के साथ आया है। तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर यहाँ पर आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। जैसे कुछ तो कह रहे होते हैं, लेकिन लिनफेंग के पास तो पहले से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है जो कि बहुत ज्यादा प्योर और एलिगेंट है। लड़की के होते हुए प्रिंसेस की किसको क्या जरूरत पड़ गई। स्काईमून लिनफेंग की तरफ देखकर सोच रहा होता है इस लड़के की किस्मत वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, इसके इर्द जितने भी लड़कियां वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। सभी लड़कियां इसको बहुत ज्यादा पसंद भी करती हैं। टियानफेंग सिटी का 7th एनवी वहाँ पर लाट टपकाते हुए कहता है जिंजी तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है और जरा इसका फिगर तो देखो, ऊपर से इसकी बॉडी के अंदर से जो ऑरा निकल रहा है वो वाकई में बहुत ज्यादा प्योर और परफेक्ट है, तो बिल्कुल एक गॉडेस की कॉपी लगती है, यानी कि एक गॉडेस की तरह ही दिखाई देती है। लिनफेंग उन सभी से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मैंने तुम सभी को इतना ज्यादा इंतजार करवा दिया। प्रिंस डान वूजा से कहता है कोई बात नहीं, से भी हम लोगों ने यहाँ पर तुम्हारा ज्यादा इंतजार नहीं किया, चलो जल्दी से आप बैठ जाओ। जिंजी कहती है ब्रदर मैं यहाँ पर लिनफेंग के साथ आई हूँ, तो क्या मैं भी यहाँ पर बैठ सकती हूँ। तुझे कहता हाँ ठीक है तुम यहाँ पर बैठ सकती हो, तुम लिनफेंग के साथ ही बैठ जाओ, दोनों एक ही सीट के ऊपर बैठ जाओ। और वो दोनों वहीं पर एक ही सीट के ऊपर बैठ जाते हैं। डान वूजा कहता है अब जबकि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं और मेंबर्स पूरे हो गए तो हम लोग यहाँ पर बैंक्वेट पार्टी को स्टार्ट करते हैं। पहला जाम हम लोग यहाँ पर ड्रैगन माउंटेन एम्पायर वालों के नाम करते हैं। एम्बेसडर यहाँ पर काफी लंबे सफर को तय करके पहुंचे हैं तो उनके नाम पहला जाम। सभी लोग जल्दी से अपना अपना जाम उठाते हैं और उसके साथ चीयर करते हैं और अपने अपने जाम को पी जाते हैं। साथ ही वो दूसरा ग्लास उठाता है और कहता है हमारा दूसरा ग्लास हमारे जूजू कंट्री की ऑनर के नाम, क्योंकि तुम सभी लोग पावरफुल कल्टीवेटर्स यहाँ पर हमारे कंट्री में हमें इन्वाइट करने के लिए आए हो। तो सभी लोग फिर दूसरा ग्लास उठाकर पी जाते हैं। वहीं पर एक प्रिंस बैठा होता है जिसका नाम फेंग चैन होता है। फेंग चैन उन लोगों से कहता है हालांकि क्राउन प्रिंस डान वूडा यहाँ पर नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी तुम सभी लोगों से मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है जो कि टॉप क्लास के जीनियसेस यहाँ पर आए हुए हैं इस बैंक्वेट पार्टी में। और सभी लोग फिर से अपने ग्लास को चीयर करते हुए पी जाते हैं। इस डान वूजा फिर से यहाँ पर बात को संभालने के लिए कहता है तो टियानफेंग सिटी के 7 एनवीज में से स्ट्रेंग का एनवी यहाँ पर नहीं आया क्योंकि मुझे लगता है कि वो कल्टीवेट कर रहा होगा। इसी तरह मेरा बड़ा भाई भी कल्टीवेट कर रहा है ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सके, कोई भी दुश्मन उसके सामने टिक ना सके। लेकिन तुम सभी को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ग्रेट कंपटीशन में मेरा भाई भी हिस्सा लेने वाला है, वो भी ग्रेट कंपटीशन में जरूर वहाँ पर प्रेजेंट होगा। एक बार एक और कल्टीवेटर बैठा होता है, वो कल्टीवेटर बहुत ज्यादा शांत मिजाज का होता है। वो उसे कहता है तुम मुझे बता सकते हो कि इस वक्त तुम्हारे बड़े भाई डान वूडाओ का कल्टीवेशन लेवल क्या है। तो उसकी तरफ देखता और कहता है ये बंदा बहुत ज्यादा शांत है, इसके पास से बहुत ही पावरफुल स्वर्ड एनर्जी निकल रही है, इसका मतलब यह है कि ये तलवार चलाने का बहुत ज्यादा माहिर होगा, क्योंकि ये यहाँ पर ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के एम्बेसडर के साथ आया है। मतलब ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किड है जो कि मेरे भाई की तरह बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है। वूजा उसे कहता है मुझे उसके कल्टीवेशन लेवल के बारे में नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो वहाँ लड़का उसे कहता है क्या तुम हिसाब लगाकर बता सकते हो क्या उसकी कल्टीवेशन कितनी हो सकती है। डान वूजा कहता है मुझे लगता है कि इस वक्त उसका कल्टीवेशन लेवल राउंड के 7th लेवल पर होगा या फिर इससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम तो वो 7 लेवल पर ही था। टियानफेंग सिटी के जो एनवीज होते हैं वो लोग ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में 7th जान लेवल पर पहुंच चुका है। हम में से तो कोई भी नहीं है जो कि 7th लेवल पर हो, इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ हम सभी से सरपास कर चुकी है। सेकंड रैंक वाला एनवी कहता है हमारा जो फर्स्ट रैंक वाला एनवी है अरे टियानफेंग सिटी का, वो भी जान राम के 7th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका है, उसने रिसेंटली ब्रेक थ्रू किया है। डान वूजा उनसे कहता है मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी सरप्राइज वाली बात है, क्योंकि तुम्हारा वो रैंक नंबर 1 वाला एनवी वो वाकई में स्ट्रॉन्ग है और वो हमेशा प्रैक्टिस करता रहता है ताकि अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सके। उन सभी लोगों से कहते हैं तुम सभी लोग यहाँ पर उन लोगों को क्यों कंपेयर कर रहे हो जो कि यहाँ पर है ही नहीं है। मुझे लगता है कि प्रिंस डान वूजा को हमें उस बंदे से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए जिसकी वजह से हमें यहाँ पर इतना ज्यादा इंतजार करना पड़ा। आखिर वो बंदा कौन है और उसका कल्टीवेशन लेवल क्या है, क्योंकि प्रिंस डान वूजा ने जितना ज्यादा हमें यहाँ पर इंतजार करवाया है, मुझे तो लगता है कि जूजू कंट्री में तुम्हारे ब्रदर
डॉन वुडाओ के बाद वही दूसरा पावरफुल कल्टीवेटर होगा। प्रिंस डॉन वुडा उन सभी लोगों से कहता है अब जबकि तुम सभी लोग उसके बारे में जानना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम सभी को इसके बारे में बताता हूँ, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तुम सभी लोग लिनफेंग से मिलो, ये मेरी बहन का लवर है। उनसे कहता है तुम सभी लोगों ने पिछले बार के ग्रेट कंपटीशन में सुना होगा कि जूजू कंट्री के 4 बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर्स थे जो कि उस कंपटीशन में जीते थे, बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। तकरीबन 18 साल पहले ये 4 पावरफुल कल्टीवेटर्स थे। एम्बेसडर उसे कहते हैं हम सभी लोग इस बारे में कैसे भूल सकते हैं, अरे बाप को कौन भूल सकता है, तुम्हारा बाप डॉन रेन हो कि जूजू कंट्री का किंग भी है। ना सिर्फ यहाँ पर तुम्हारे कंट्री में फेमस है बल्कि हमारे ड्रैगन माउंटेन एम्पायर में भी बहुत ज्यादा फेमस है अपनी स्ट्रेंथ के लिए और अपनी फाइटिंग प्रोवेस के लिए। मेरे फादर के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वो 1000 साल में या फिर 100 साल में पैदा होने वाला एक जीनियस है। अरे ड्रैगन माउंटेन एम्पायर में बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर्स है लेकिन वो सभी लोग भी तुम्हारे बाप का मुकाबला नहीं कर सकते, वो इतना बड़ा जीनियस था। लिनफेंग उनकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से जो एम्बेसडर आए हैं वो भी यहाँ पर इस बात को अप्रूव कर रहे हैं अनवूजा का बाप बहुत ज्यादा पावरफुल है। अनवूजा का बाप ही वो बंदा था जिसने मेरे डैड की कल्टीवेशन को सील किया था। एम्बेसडर कहते हैं मुझे बाकी के तीनों के बारे में भी याद है, उनमें से एक कल्टीवेटर तो जूजी वू किंग था जिसने अपनी तलवार को छोड़ दिया। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मैंग ही थी, बहुत ही पावरफुल थी, और एक तीसरा जिसके नाम के बारे में किसी को भी नहीं पता। ये चारों ही लोग काफी ज्यादा टैलेंटेड थे। प्रिंस वूजा उनसे कहता है एम्बेसडर आपको तो मेरे कंट्री के बारे में काफी कुछ पता है, आप तो वाकई में बहुत ज्यादा जीनियस हैं। एम्बेसडर उसे कहती है ग्रेट कंपटीशन में जो भी अपनी स्ट्रेंथ को शो करवाएगा चाहे वो वहाँ पर हार ही क्यों ना जाए लेकिन उसका नाम हो जाएगा, सभी लोग उसके नाम के बारे में जानेंगे। ये रीजन यानी कि जूजू कंट्री में तो वो लोग फेमस होंगे ही होंगे, बाकी के सभी रीजन में भी उनका नाम फैलेगा, सभी लोगों को इस बारे में पता चल जाएगा, उनकी कहानियां सुनाई जाएंगी। आज भी 18 साल पहले की कहानियां सुनाई जाती हैं। इस तरह 4 कल्टीवेटर्स ने जूजू कंट्री से निकलकर ग्रेट कंपटीशन को जीता था। एम्बेसडर कहते हैं वूजा तुम्हारे फादर को तो मैं जानता हूँ, तुम्हारे फादर के सिर्फ 2 ही बेटे हैं, एक तुम और एक वुडाओ। मुझे लगता है कि तुम इस लिनफेंग की इतनी ज्यादा तारीफें कर रहे हो, मुझे लगता है कि लिनफेंग भी बाकी के तीनों कल्टीवेटर्स में से किसी एक का बेटा हो सकता है। प्रिंस डॉन वूजा एम्बेसडर से कहता हाँ आपने बिल्कुल ठीक समझा है, ये उन चारों में से 2 का बेटा है। अब उनमें से एक को तो जानते हैं जो कि युई फैमिली की मैंग ही थी, जबकि दूसरा एक अननोन फैमिली बैकग्राउंड से था जो कि लिन फैमिली से था, उसका नाम लिन हाई था। तो उन दोनों की आपस में शादी और उनके बाद उनका बेटा लिन फेंग हुआ है। एम्बेसडर ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं इसी वजह से इस लड़के को देखकर ही लगता है कि ये बहुत ज्यादा स्पेशल बच्चा है, क्योंकि इस बच्चे के पेरेंट्स बहुत बड़े जीनियस थे, वो अपने जमाने के बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर थे और आज भी वो लेजेंड्स की तरह याद की जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि उनके कुछ ना कुछ खूबियां तो लिन फेंग में जरूर होंगी। फेंग भी कल्टीवेशन के हिसाब से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जबकि वहाँ पर टियानफेंग सिटी का 6 नंबर वाला जो एनिमी होता है वो कहता है लेकिन इस लड़के के बारे में इतना भी क्या स्पेशल है, इसकी स्ट्रेंथ तो इस वक्त जानराम के 3rd लेवल पर है। जानराम के 3rd लेवल का बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ये तो बहुत ज्यादा कमजोर लगता है। नंबर 7 उसे कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि जानराम के 3rd लेवल पर है। नंबर 5 उसे कहता है हाँ मैं पक्की तरह से श्योर हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ जानराम के 3rd लेवल पर है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर से जो की पावर निकल रही है वो जानराम के 3rd लेवल की है। वाली बात सुनने के बाद रैंक नंबर 7 वाला हंसना शुरू कर देता है और बहुत ज्यादा एरोगेंटली बिहेव करते हुए कहता है यहाँ पर ये सभी लोग इसे एक जीनियस कह रहे हैं पर मुझे तो किसी भी एंगल से एक जीनियस दिखाई नहीं देता। लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इसकी मदर और इसके फादर के जीनियस होने की वजह से यहाँ पर इसे इतनी ज्यादा इज्जत दी जा रही है, जबकि ये खुद एक कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ऊपर से इस कचरे के लिए हमें यहाँ पर इतना ज्यादा इंतजार करना पड़ा, हमें यहाँ पर कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ा है। मुझे तो लगता है कि ये लड़का खुद ही बहुत बड़ा बेशर्म है, इसे यहाँ पर हम सभी से माफी मांगनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के नाम पर यहाँ पर हमें इतना ज्यादा इंतजार करवा रहा था। लिनफेंग उसकी बातें सुनने के बाद उसे कहता है तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ जानराम के 3rd लेवल पर हूँ, तो फिर ठीक है, जानराम के 3rd लेवल का ये वाला बंदा आसानी के साथ तुम्हें मार सकता है। रैंक नंबर 7 वाला एनिमी उसे कहता है लगता है कि तुम ऐसे नहीं मारने वाले, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो तो क्यों ना यहाँ पर फाइट करें। डॉन वूजा उन दोनों की बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है ये दोनों यहाँ पर अगर आपस में फाइट करेंगे तो मुझे ये बात तो पता है कि लिनफेंग बड़ी आसानी के साथ इसको मार डालेगा, अगर ये इतनी आसानी से मार डालेगा तो ज्यादा मजा नहीं आएगा। पहले इन दोनों को यहाँ पर आपस में बहस करने देते हैं, माहौल थोड़ा गर्म होगा, तो उसके बाद लिनफेंग सिटी के लोगों की बहुत ज्यादा इंसल्ट होगी। डॉन वूजा उन सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोगों को यहाँ पर आपस में बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बैंक्वेट पार्टी को एंजॉय करने के लिए आए, तो क्यों ना यहाँ पर पहले बैंक्वेट पार्टी को एंजॉय कर लें, यहाँ पर खा पी कर पेट पूजा करें और अपना माहौल बना लेते हैं। तो बाद हमें फाइट तो करनी ही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जमा ही इसलिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर म्यूजिक और डांस का बंदोबस्त किया जाए, हम लोग यहाँ पर अपना मूड क्यों खराब करें। तो वहाँ पर एक और एल्डर बैठे होते हैं जो कि कॉस्मिक यानी कि स्टार पवेलियन से होते हैं, वो उसे कहते हैं डॉन वूजा ने बिल्कुल ठीक कहा है, बुढ़ा ठरकियों की तरह उसे कहता है। तो डॉन वूजा अब जबकि यहाँ पर एक बैंक्वेट पार्टी है तो तुम यहाँ पर खूबसूरत डांसर लड़कियां क्यों नहीं लेकर आए, खूबसूरत लड़कियों को यहाँ पर लेकर आओ ताकि वो हमारे सामने गाना गा सके या फिर अच्छा सा आइटम सॉन्ग के पर डांस कर सके। डॉन वूजा वहीं पर ताली बजाता है, जैसे वो ताली बजाता है तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां वहाँ पर आना स्टार्ट करती हैं। वो वहाँ पर एक लड़की जीतर बजा रही होती है, जबकि बाकी की सभी लोग
जगह वहाँ पर आकर ट्रेडिशनल डांस कर रही होती हैं। ये सभी लोग अपने अपने जाम उठाते हैं और एक दूसरे के साथ चीयर करते हुए अपने जाम पीते हैं। वो लड़कियां वहाँ पर बहुत ही अच्छे के साथ डांस कर रही होती हैं। कई बार हमारा प्रिंस लैंगटियान बोल पड़ता है। प्रिंस लैंगटियान कहता है ये लड़की बहुत ही अच्छा जीतर बजा रही है, लेकिन हमारी प्रिंसेस जिंजी से अच्छा नहीं बजा सकती। जीतर बजाने वाली लड़की भी काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन हमारी प्रिंसेस जिंजी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो ये अपनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर जीतर बजाएगी तो मजा ही आ जाएगा। यानफेंग एम्पायर से आए हुए एनवी नंबर 7 और एनवी नंबर 2 वो दोनों ही लाट टपकाना शुरू कर देती है और सोच रही होती है लगता है कि प्रिंसेस को जीतर बजाना भी आता है। तो ये यहाँ पर जीतर बजाएगी तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। प्रिंस लैंगटियान यहाँ पर जानबूझकर ये सारी बातें कर रही है। वो उनसे कहते हैं क्या तुम लोगों को पता है प्रिंस जिंजी इस पूरे जूजू कंट्री की सबसे बेस्ट जीतर बजाने वाली लड़की है। इससे पहले कोई भी यहाँ पर इतना अच्छा जीतर नहीं बजा सकती। यानफेंग एम्पायर का 5वें नंबर वाला एनवी कहता है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना यहाँ पर हम लोग प्रिंसेस जिंजी से रिक्वेस्ट करें कि वो यहाँ पर हमारे सामने जीतर बजाए और साथ में हमारे सामने डांस करे। अगर ये यहाँ पर हमारे सामने मनोरंजन के लिए डांस करेगी तो हम सभी को बहुत ज्यादा मजा आएगा। प्रिंसेस जिंजी की बात सुनने के बाद आगे से बिल्कुल खामोश होती है, जबकि हमारा लिनफेंग यहाँ पर उसे टोकते हुए कहता है तुम्हारे टियानफेंग सिटी से जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सभी लोग इसी तरह बहुत ज्यादा बेशर्म और एरोगेंट हैं। 5th रैंक वाला लड़का उसे कहता है मैंने यहाँ पर कोई भी गलत बात तो नहीं की। ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से और कॉस्मिक पवेलियन से यहाँ पर काफी सारे लोग आए हैं। अगर प्रिंसेस उन सभी के सामने डांस करेगी तो जूजू कंट्री की ऑनर में इजाफा होगा। इसे यहाँ पर डांस करना चाहिए, इसकी वजह से जूजू कंट्री की ऑनर बढ़ेगी। लिनफेंग उसे कहता है मुझे तुम्हारे पास एक तलवार दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि तुम एक स्वर्ड कल्टीवेटर हो, क्यों ना तुम यहाँ पर अपनी तलवार को लो, अपनी तलवार के साथ यहाँ पर स्वर्ड डांस परफॉर्म करो। यहाँ पर ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से लोग मौजूद हैं और साथ में कॉस्मिक पवेलियन के लोग भी मौजूद हैं। अगर तुम उन सभी के सामने अपनी तलवार के साथ यहाँ पर डांस करोगे तो तुम्हारे टियानफेंग एम्पायर की शान में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। रैंक नंबर 5th वाला एनवी से कहता है मेरी तलवार डांसिंग के लिए नहीं है। लिनफेंग उसे कहता है तो फिर तुम भी अपनी बकवास बंद करो, हमारी प्रिंसेस यहाँ पर तुम सभी के लिए डांस करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी जूजू कंट्री की प्रिंसेस है, ये हमारी शान है, ये हमारी इज्जत है। हम यहाँ पर इसे तुम्हारे सामने नचाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे कल्टीवेटर्स जो कि अभी तक अपने अंडे से बाहर भी नहीं निकले और तलवार लेकर यहाँ पर बैठे हुए और रैंक नंबर 5 पर हैं और तुम्हें लगता है कि तुम लोग यहाँ पर हमारी प्रिंसेस को नचा सकते हो। अरे जैसे लोगों को तो अपने ही स्टेटस के बारे में नहीं पता। वो लड़का आगे से लिनफेंग से कहता है मैंने तलवारबाज की कल्टीवेशन को हायर लेवल्स तक अचीव किया हुआ है। तो यह पहली बार जिंदगी में किसी ने मुझे ये कहा है कि मुझे तलवारबाजी के बारे में कुछ भी नहीं पता और ऊपर से तुम यहाँ पर मुझे तलवार को लेकर स्वर्ड डांस परफॉर्म करने का कह रहे हो। तुम तो एक छोटे से कल्टीवेटर जो कि जानराम के 3rd लेवल पर है, तुम कुएं में बैठे हुए एक छोटे से मेंढक की तरह हो। मुझे लगता है कि उसका कुआं बहुत ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर हमारा स्काईमून भी बोलता है। स्काईमून कहता है मैं भी यहाँ पर पहली बार अपनी जिंदगी में देख रहा हूँ कि कोई यहाँ पर इंपीरियल पैलेस में आया है और इंपीरियल फैमिली के सामने बैठकर इतनी रूडली बिहेव कर रहा है। उससे यहाँ पर मैनर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। इतनी भी तमीज नहीं है कि यहाँ पर प्रिंसेस डांस नहीं करती, बल्कि डांस के लिए यहाँ पर स्पेशल लड़कियां बुलवाई गई हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर बात कर रहा है कि प्रिंसेस उसके सामने डांस करे। ताकि उसे रॉयल फैमिली के बेसिक एथिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। रैंक नंबर 5 वाला लड़का काफी गुस्सा हो जाता है और स्काईमून से कहता है अब मैं तुम सभी लोगों की बातों से बहुत ज्यादा पक चुका हूँ। तुम सभी लोग यहाँ पर क्या सिर्फ बातें करने वाले हो। और जब बैंक्वेट पार्टी खत्म हो जाए उसके बाद में तुम हाई 8 ऑफिशियल्स को चैलेंज करूंगा और मैं देखूंगा कि तुम हाई 8 ऑफिशियल्स कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। स्काईमून गुस्से के साथ उसे कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे सामने बात करने की। अगर यहाँ पर कोई मुझसे बात कर सकता है या फिर मुझे चैलेंज कर सकता है तो तुम्हारे सारे एनवीज में से एनवी रैंक नंबर 2 है कि हमारा स्काईमून भी हाई 8 ऑफिशियल्स में से रैंक नंबर 2 पर है। रैंक नंबर 2 की तरफ इशारा करता है। नंबर 2 से कहता है तुम्हें यहाँ पर ज्यादा बेसब्रा होने की जरूरत नहीं है, अभी हमारी बारी नहीं आई। पहले यहाँ पर लिनफेंग और एनवी रैंक नंबर 7 की आपस में फाइट होना बाकी है। तुम्हारे लिनफेंग ने यहाँ पर हमें चैलेंज किया है। तुम्हारे लिनफेंग ने ये कहा है कि वो अपनी जानराम की 3rd लेवल की कल्टीवेशन के साथ हमारे एनवी रैंक नंबर 7 को आसानी से मार सकता है। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि वो कैसे करेगा। रैंक नंबर 7 कहता है लिनफेंग ने यहाँ पर कहा है कि वो आसानी के साथ मुझे मार सकता है। जल्दी बैंक्वेट पार्टी के खत्म होने के बाद हम दोनों को एक दूसरे के साथ फाइट तो करनी ही है। हम लोग देख ही लेंगे कि ये कैसे मुझे मारेगा। क्यों ना हम लोग यहाँ पर आपस में एक बैट लगा ले। लिनफेंग उसे कहता हाँ क्यों नहीं, अगर तुम्हें मेरे साथ बैट लगानी है तो बैट लगा लेते हैं। मुझे ये बताओ कि तुम क्या बैट लगाना चाहते हो ना। मुझे लगता है कि यहाँ पर एनवी रैंक नंबर 7 का जो बंदा है ये जिस तरह का ठरकी इंसान है, ये यहाँ पर यही बैट लगाएगा कि हारने के बाद जिंजी उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए, यहाँ पे जिंजी उसके साथ शादी कर ले या फिर उसके साथ एक नाइट सोने के लिए कहेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।